जय हिंद एवरीवन। हम लोग कवर कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर सीरीज और इस लेक्चर में हम करेंगे मई 2024 की पार्ट 2 वीकली करंट अफेयर्स को, यानी कि सेकंड वीक के करंट अफेयर्स है ना। फर्स्ट वीक जो है ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। एंड आप सबको पता ही है हमारे करंट अफेयर सीरीज के बारे में कि भाई कितनी कंसाइज है, कितनी एक्यूरेट है। सीडीएस एनडीए सीएपीएफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बस देखते रहिए। चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे यार, इधर उधर का एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर हमारे सामने आता है कि नेपाल हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी नोट फीचरिंग इंडियन टेरिटरी। नेपाल ने बोला है कि इस पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसका है। नेपाल कैबिनेट जो है उन्होंने रिसेंटली नए डिनोमिनेशन के जो उनके करेंसी नोट्स हैं 100 रुपए के नेपाली करेंसी के, इसमें उन्होंने उसकी प्रिंटिंग को मंजूरी दे दी है। इसमें एक ऐसा मैप दिखाया गया है जिसमें इंडियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी? लिम्पी प्याधुरा जो है वो हो गई, लिपुलेख हो गई, और उसके साथ साथ काला पानी, ये डिस्प्यूटेड है ना। इनको उन्होंने अपने हिस्से में दिखाया है। इससे पहले सन 2020 में भी नेपाल ने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया था, जिसमें इन टेरिटरीज के क्लेम को लीगल स्टेटस भी इन लोगों ने दिया। काला पानी ये जो है ये आपका लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है नेपाल और इंडिया के बीच में, और ये बेसिकली आपका पड़ता है इंडिया, नेपाल और चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट है इनके बीच में। यहाँ ट्रांजेक्शन पे ये लाई करता है। इस डिस्प्यूट के ओरिजिन की बात करें तो भाई हमारी एक ट्रीटी होती है, एक संधि हुई थी। किसकी? इस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ सागोली। ये हुई थी 1816 में बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश EIC के बीच में हुई थी, और उस टाइम पे जो भाई आपके नेपाल के गोरखा रूलर्स थे उनके बीच में हुई थी, ठीक है। इसके जरिए उत्तराखंड का जो कुमाऊं वाला इलाका था, है ना, ये जो कुमाऊं वाला इलाका था उत्तराखंड का, इसको डिमार्केट किया गया। काली रिवर जो है उसको एक बाउंड्री के तौर पे माना गया इंडिया और नेपाल के बीच में। तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट के क्या बेसिकली चीजें आ जाती हैं। तो नेपाल ये जो रिवर है ना, ये रिवर जो आपकी काला पानी के वेस्ट में फ्लो करती है उसको मेन रिवर काली के तौर पे कंसिडर करती है, ठीक है, जो कि आपकी ऑरिजिनेट होती है यहाँ लिम्फी प्याधुरा में, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लिपुलेख पास है ना, यही आसपास में ऑरिजिनेट वो होती है। तो वो बोलती है कि भाई वो ये बोलते हैं कि ये पार्ट जो है वो नेपाल का है, लेकिन इंडिया ये बोलता है कि रिवर काली जो है वो एक छोटे से रिवल्यूट से ऑरिजिनेट होता है जिसका नाम है पंखागढ़, ठीक है, जो कि काला पानी के साउदर्न एरिया में पड़ता है, और एक सब्सिक्वेंट रिच छोटी सी घाटी टाइप की वहां पर आ जाती है, ईस्टर्न पार्ट आ जाता है एरिया का, वो उसका ट्रू बॉर्डर है। अब इंडिया के स्टैंड की बात करें तो ये जितनी भी तीनों टेरिटरीज हैं, इंडिया कहती है कि भाई ये हमारी हैं, और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यूनिलैटरल एक्ट बताती है, आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट बताती है, अनटेनेबल बताती है कि भाई ये लोग जो है जबरदस्ती अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम कर रहे हैं। अब आगे बात करेंगे। स्टडी बाय रिसर्चर्स फ्रॉम द स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर इन छत्तीसगढ़ एनालाइज PMJ इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो हो क्या रहा है कि इस स्टडी के द्वारा ये पाया गया है कि पेशेंट्स जो हैं आपके, यानी कि मरीज जो है, उनको सिग्निफिकेंट मेडिकल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, OOPE, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जब उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ के अंडर में इम्पैनल्ड होते हैं। इम्पैनल्ड होने का मतलब ये होता है कि उनका जो पूरा पेमेंट वगैरह रहता है वो सब इस योजना के अंडर में जाता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है कि पेशेंट्स को खुद से भी खर्च क्यों करने पड़ते हैं? तो ये होता है ड्यूअल बिलिंग की वजह से। ड्यूअल बिलिंग की वजह से होता है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, पेशेंट्स को तो चार्ज करते ही करते हैं, उसके साथ साथ रीइंबर्समेंट PMJ योजना के अंडर में भी ले लेते हैं। अब अगर हम PMJ योजना की बात करें तो ये आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, जो कि आयुष्मान भारत की एक कंपोनेंट स्कीम के तौर पे आ जाती है, ठीक है, आयुष्मान भारत की कंपोनेंट स्कीम के तौर पे आ जाती है। ये 5 लाख रुपए तक का हॉस्पिटल कवर देते हैं फैमिली को, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी के अपर ईयर के हिसाब से एक फैमिली को 5 साल का
ये केयर देते हैं पर ईयर के हिसाब से सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए पब्लिक और प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स दोनों। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती फैमिली साइज पे, एज पे या जेंडर पे। इसमें तकरीबन 3 दिनों तक का प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो कवरेज होता है वो होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन पता है कई बार क्या होता है, बंदा ज्यादा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और रिपोर्ट्स करा दी, ये करा दिया वो करा दिया, उस टाइम तक बंदा एडमिट नहीं होता है ना, तो उसका खर्चा भी शामिल रहता है। और 15 डेज का आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस होते हैं, लाइक ड्रेसिंग वगैरह करवाते हैं, कई बार 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 विजिट्स होती हैं और कोई सर्जरी वगैरह करवाने के बाद, तो वो सब इसमें शामिल रहता है। इसमें सारी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस को शामिल किया गया। फिर हम बात करेंगे इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि ईडब्ल्यूआरस और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पीआरआईज participated in localizing the SDGs women in local governance in India lead the way event। एक इवेंट हो रहा है localizing the SDGs, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे। इस इवेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी कि जो सरपंच वगैरह हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसको कंडक्ट कहाँ किया गया? इसको कंडक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के हेड ऑफिस यानी कि न्यूयॉर्क में। सबसे पहली बात है इसके अंदर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के रोल को हाईलाइट किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स मैंने बोले थे, आई एम माय मिस्टेक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ग्रास रूट लेवल पे उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। अब अगर हम वुमेन की बात करेंगे इंडिया के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, तो इंडिया के पास 1.4 मिलियन इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि टोटल 46% बनाती हैं हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 1/3 जो इलेक्टोरल सीट्स होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वो वुमेन के लिए रिजर्व की हैं। 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है उन्होंने 50% रिजर्वेशन वुमेन को दिया हुआ है अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। ये 2021 का डेटा है। फिर हम बात करेंगे ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कंटिन्यूज टू पोज सिग्निफिकेंट चैलेंज टू ग्लोबल सिक्योरिटी, इंडिया एट 90th इंटरपोल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। सबसे पहली बात तो ये कि रेडिकलाइजेशन क्या होता है। रेडिकलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल है ना, किसी भी इंडिविजुअल को या फिर किसी ग्रुप को एक ऐसी रेडिकल आइडियोलॉजी में शामिल किया जाता है, यानी कि वो बंदा उस चीज को एक्सेप्ट करता है ना। एक ऐसी रेडिकल आइडियोलॉजी होती है जो उस बंदे का यूज करती है ना, उसमें वायलेंस को बढ़ावा दिया जाता है, लाइक टेररिज्म वगैरह हो गया, किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल या फिर आइडियोलॉजिकल पर्पस पे पहुंचने के। ठीक है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि भाई हमारा सोशल मीडिया हो गया, ये टेररिस्ट के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है एक ऐसे टूल के तौर पे जिससे लोगों को ब्रेन वॉश किया जा सके, रेडिकलाइजेशन किया जा सके, इंडोक्ट्रिनेशन किया जा सके, है ना, उनके दिमाग में चीजें भरी जा सके, रिक्रूटमेंट किया जाए और इवन टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो सोशल मीडिया के रोल को अगर हम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी में, तो सोशल मीडिया एक ऐसे इको चैम्बर के तौर पे काम करता है जिसके द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, हेट स्पीच और इवन वायलेंस को भी उकसाया जाता है। ठीक है, जैसे कि रिसेंटली उस टाइम पे भाई एक कोझिकोड का आर्सन केस हुआ था, है ना, लड़ाई दंगा हुआ था, वहां पर थाने वाले को आग वगैरह लगा दी थी। तो उससे पता चलता है कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन किस तरीके से वायलेंस को बढ़ावा दे सकता है। टेरर फंडरेजिंग कैंपेन्स जो होते हैं उन्हें इनेबल किया जाता है, उनकी रीच को बढ़ाया जाता है, वर्चुअल और क्रिप्टो एसेट्स को यूज किया जाता है ताकि उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाए, है ना। इसके साथ साथ में माइक्रो टारगेटिंग भी की जाती है, डेटा कलेक्शन के थ्रू साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की जाती है। भाई देखा जाता है कि कौन सा बंदा साइकोलॉजिकली वीक है। स्ट्रेटेजिकली क्या किया जाता है, रेडिकल कंटेंट तैयार किया जाता है स्पेसिफिक रीजन के लोगों के लिए, स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों के लिए। ठीक है, साइबर क्राइम्स बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स बढ़ते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, इंटरपोल की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1923 में स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर जो है लायोन फ्रांस में है। इसका पर्पस है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना बिटवीन नेशनल पुलिस फोर्सेस। 196 मेंबर कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, और बस इतना ही। फिर आगे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA पोस्ट। ठीक है,
तो देखो भाई हुआ क्या है, एक ऑर्डर इशू किया गया है 2 जजेस की बेंच है उनके द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच है। उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है, उन्होंने ये बोला है कि भाई रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के 2024-25 के इलेक्शंस होंगे, उनमें रिजर्वेशन आपको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि जो वुमेन का पूल है वो आपको बढ़ा देना है, वुमेन कैंडिडेट्स का, है ना, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे क्या बोलते हैं अपॉइंट किया जाना है। करंट स्टेटस की बात करेंगे, हायर जुडिशरी में वुमेन कितनी है अगर उसकी बात करेंगे, तो 268 में से जो 11 जजेस हैं आपकी, ठीक है, इंडिपेंडेंस है, वही आपकी अभी तक वुमेन रही है। जस्टिस फातिमा बीवी जो थी वो हमारी पहली वुमेन जज थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 1989 में सर्व किया। 35% वुमेन जजेस जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में है, जबकि 13% आपकी हाई कोर्ट्स में है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के हिसाब से, और सिर्फ 15% वुमेन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, ठीक है। कुछ इनिशिएटिव रिपोर्ट्स की बात करेंगे जिसके द्वारा इंडियन जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। तो कुछ स्टेट्स आ जाते हैं लाइक आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक वगैरह, वो रिजर्वेशन देते हैं वुमेन को लोअर जुडिशरी में, ठीक है, निचली अदालतों में। स्टैंडिंग कमेटी भाई जो आपकी रही है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि भाई प्रोविजंस ऐड किए जाने चाहिए ताकि एडिक्वेट नंबर ऑफ वुमेन को जुडिशियल अपॉइंटमेंट में शामिल किया जा सके इन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब आगे बात करते हैं 45 डे पेमेंट रूल क्रिएट हर्डल्स फॉर MSMEs। तो भाई हमारा जो फाइनेंस एक्ट सन 2023 है, इन्होंने आईटी के कुछ रूल्स वगैरह को अमेंड किया है, आईटी एक्ट को ही बेसिकली इन्होंने अमेंड किया है, और ये बोला है कि कोई भी पेमेंट जो MSMEs की तरफ वो होती है, अगर उनको 45 डेज में रिजॉल्व नहीं किया गया तो फिर उन पे टैक्स के डिडक्शंस जो हैं वो नहीं होंगे जब तक पेमेंट नहीं की जाती। ये उन ट्रांजेक्शन्स के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें किसी भी तरह का गुड्स या सर्विसेज को खरीदा जाता है फ्रॉम एंटरप्राइजेस जो कि MSME, इस माइक्रो MSME का मतलब तो पता है ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट 2006 के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं। ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? लार्ज कंपनीज जो अपने ऑर्डर्स को कैंसिल करती हैं, जो MSME को उन्होंने ऑर्डर्स दे रखे हैं, वहां से जब अपने ऑर्डर्स को कैंसिल करती हैं और इनको अनरजिस्टर्ड MSMEs को दे देंगी। अनरजिस्टर्ड को इसीलिए क्योंकि इनमें तो इनको 45 दिनों के अंदर अपने पेमेंट को क्लियर करना है ना। और बहुत सारी स्मॉलर जो आपकी MSMEs एंटिटीज वगैरह रहेंगी, वो अपने रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर रही हैं ताकि वो अपने बिजनेस को रिटेन कर सकें, है ना। रिक्लासिफाई किया जाएगा MSMEs को फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी टू ट्रेडिंग एंटिटी। ये मैन्युफैक्चरिंग से क्या करेंगे, ट्रेडिंग के तौर पे खुद को रिक्लासिफाई भी करना चाह रहे हैं। MSME का सिग्निफिकेंस आपको पता होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, क्योंकि लेबर इंटेंसिव होती है। GDP में तकरीबन 30% तक MSMEs का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांव के आसपास फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप की जाती है, रीजनल डेवलपमेंट होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है वगैरह वगैरह। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम MSMEs को क्लासिफाई करते हैं। प्लांट मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे अलग अलग लिमिट्स आ जाती हैं, है ना। माइक्रो के लिए 1 करोड़, स्मॉल के लिए 10 और मीडियम के लिए 50। एनुअल टर्नओवर के हिसाब से 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़ के हिसाब से भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को हमने क्लासिफाई कर रखा। फिर बात करेंगे एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी की। तो रिसेंट रिसर्च पेपर जो है रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो भाई हमने अच्छे से पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है ना। बच्चे सोचते हैं सर यार सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, यानी इधर उधर की बातें नहीं करता ये बंदा, ये हमारा एंटरटेनमेंट नहीं करता, या मैं कहानियां नहीं सुनाता। तो यार ऐसा ही है, मेरे को ज्यादा कहानियां सुनानी आती। कहानियां सुनाने का टाइम आता है, क्लास के बाद में कहानियां सुनाने का टाइम आता है जब हम इंटरेक्शन करते हैं। क्लास के बीच में मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता कि मैं आपको कहीं से भी कोई रैंडम कहानी उठा के सुनाऊं, वो पूरा फ्लो तोड़ देता है पढ़ाई का, है ना। तो भाई कुछ हमारे रिसर्च पेपर्स हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है जो, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ साथ नाइट्रोप्लास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। उन्होंने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में कुछ बातें कही है, कुछ चीजें कही है। उन्होंने ये बोला है
कुछ यूकेरियोटिक जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, सॉरी, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो रहते, प्लास्टिड्स वगैरह रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह रहते हैं, ये फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल से ही जन्मे हैं। यूकेरियोटिक सेल्स आप सबको पता है, इनके पास होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जबकि प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है कि जो डीएनए रहते हैं वो न्यूक्लियोइड रीजन में बाउंड रहते हैं एक साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ के जो होते हैं वो इंजेस्टेड प्रोकैरियोटिक सेल्स के एक सेकेंड, हाँ 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 हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं आपके वो इंजेस्टेड प्रोकैरियोटिक सेल्स को इंजेस्ट कर लेते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं, यानी कि ये इनके ऊपर चिपक जाते हैं। ये एंसेस्टर भाई हमारा होस्ट सेल है, और ये मॉडर्न होस्ट सेल है, ये इसके ऊपर क्या कर जाते हैं, आगे चिपक जाते हैं। एंडोसेमेटिक थ्योरी ये थ्योरी है जो ये कहती है कि ओरिजिन जो ऑर्गेनेलीज का कैसे हुआ है। उनके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ओरिजिनली सेल्स में नहीं थे, लेकिन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के तौर पे, यानी कि ये बाद में जाके सेल के ऊपर चिपक गए। फिर हम बात करेंगे एरिका नट की। एरिका रिसर्च सेंटर जो कि कर्नाटक में लाई करता है, उन्होंने एक एरिका नट की वैरायटी है जिसको कहा जाता है तीर्थाहल्ली एरिका नट, उसको उन्होंने बेस्ट क्वालिटी एरिका स्टेट में कंसिडर किया है। ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप है भाई ये, ठीक है, ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप है। आइडियल टेम्परेचर 14 से लेके 13 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। रेनफॉल 750 से लेके 4500 मिलीमीटर चाहिए होती है। आइडियल एल्टीट्यूड इनका 1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। लेटराइट, लोमी, क्ले, एल्यूवियल सॉइल इनको चाहिए होती है। कर्नाटक तकरीबन 80% हमारी कंट्री का प्रोड्यूस करता है एरिका नट को। उसके बाद में आ जाता है केरल एंड देन असम। इंडिया एरिका नट कहाँ से इंपोर्ट करता है? हम लोग श्रीलंका से मंगाते हैं, हम लोग म्यांमार से भी मंगाते हैं, और उसके साथ साथ इंडोनेशिया से भी हम मंगाते हैं, ठीक है। सेंटर ने एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है वो एरिका नट पे लगा रखी है, ताकि इलीगली इंपोर्ट इसको बाहर से ना किया जा सके। मेरे ख्याल से ये सुपारी है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो ये आपकी सुपारी ही है। चलो आगे बात करेंगे सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 498A का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, जो आईपीसी का था, इंडियन पीनल कोड का, अब तो भाई बदल चुका है ये एग्जैक्टली आगे वाले करंट अफेयर्स में बताऊंगा मैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया है कि नेसेसरी चेंजेस आप भारतीय न्याय संहिता, हाँ, भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 498 के करस्पॉन्डिंग लेकर आए। कोर्ट ने ये भी बोला कि कुछ सेक्शंस आ जाते हैं बीएनएस के, वो आपके सेक्शन 498 ए का ही एक तरीके से क्या बोलते हैं, मतलब काफी कुछ उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। बीएनएस आपको पता है 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई थी। 498 सेक्शन के बारे में बात करें तो 1983 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, और हैरेसमेंट को एड्रेस करने के लिए जो कि मैरिड वुमेन के द्वारा फेस की जाती है और उनके हस्बैंड या रिलेटिव्स के द्वारा उनके ऊपर की जाती है, ठीक है। पनिशमेंट में जेल टर्म रहता है आपका 3 साल तक का, प्लस फाइन भी हो सकता है। ये आपका 498 सेक्शन है। फिर बात करेंगे गोल्डीन की। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक गोल्ड की शीट को डेवलप किया है, इसको उन्होंने नाम दिया है गोल्डीन, ठीक है। ये बस आपकी 1 एटम थिक है, ठीक है। इसको बेसिकली कैसे बनाया गया है? इसको बनाया गया है कि भाई सिलिकॉन को सैंडविच कर दिया गया है बिटवीन टाइटेनियम कार्बाइड लेयर। टाइटेनियम की कार्बाइड लेयर्स के अंदर सिलिकॉन को सैंडविच कर दिया गया है, वहां पर गोल्ड को डिपॉजिट किया गया है, जिससे गोल्ड एटम्स ने सिलिकॉन को रिप्लेस किया है और एक तरह की मोनोलेयर बनानी है, ठीक है। ये मोनोलेयर आपकी 100 नैनोमीटर थिक है, तकरीबन 400 गुनी पतली है, जो आपका थिननेस्ट कमर्शियली अवेलेबल गोल्ड लीफ होती है। कमर्शियली जो भी हमें गोल्ड की पत्ती मिलती है ना, उससे 400 गुना ये पतली है। पोटेंशियल एप्लीकेशन की बात करें तो इसको एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्सन के लिए, हाइड्रोजन जनरेशन के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह वगैरह के लिए। अब आगे बात करते हैं एटा एक्यूराइड मीटियोर शावर की। तो एटा एक्यूराइड मीटियोर शावर जो है ये हर
साल मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तौर पे दिखता है। मीटियोर्स आप सबको पता होगा, ये वो स्पेस रॉक्स होती हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं और फ्रिक्शन की वजह से जलने लगती हैं और एक ऐसी लाइट टाइप की क्रिएट करती हैं, बर्निंग टाइप का फीचर आपको दिखाती है। मीटोइट्स कहाँ से आते हैं? मीटोइट्स कॉमेट के वो टूटे हुए पार्ट होते हैं या फिर आपके क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलर मटेरियल के वो पार्ट होते हैं, एस्टेरॉइड्स के टूटे हुए पार्ट होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं। अब अगर हम एटा एक्यूराइड मीटियोर शावर की बात करें तो ये तब आता है जब अर्थ क्या करता है, हेलीज कॉमेट जो है, हेलीज कॉमेट के जैसे कि अर्थ भाई हमारा ये है ना, ये हेलीज कॉमेट है भाई, हमारा सोलर सिस्टम के चक्कर में रहा है। तो हेलीज कॉमेट के जब भाई हमारे ऑर्बिट में अर्थ जब आती है तब हर क्या बोलते हैं, हर हेलीज कॉमेट के बारे में तो आपको पता ही होगा, हर 76 ईयर्स में ये हमारे सोलर सिस्टम में आता है, विजिबल होता है, ठीक है। तो एटा एक्यूराइड मीटर्स होते हैं, अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा प्रेफरेबल होता है एटा एक्यूराइड मीटोर शावर को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चमकीला होता है, रेडिएंट होता है, और यहाँ पर जो आपका एक्वेरिस कॉन्स्टेलेशन है ना, ये काफी प्रोमिनेंट तौर पे विजुअल होता है। फिर आगे बात करेंगे FWD-200b की। तो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी जो है, उन्होंने FWD-200b को अनवेल किया है। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस बॉम्बर, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यूएवी है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है। ये तकरीबन आपका 498 केजी का वेट ले जा सकता है। ऑपरेशनल एल्टीट्यूड इसका 9000 फीट आ जाता है अब मीन सी लेवल। इसके अंदर ऑप्टिकल सर्वेलेंस पेलोड्स है जो कि मिसाइल लाइक वेपन्स के साथ में इंटीग्रेटेड है फॉर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक। फिर हम बात करेंगे मुला पेरियार डैम की। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है, उन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो केरल गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है, ये मुला पेरियार डैम की जो वो मजबूत करना चाहते हैं उसको नहीं करने दे रहे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको बनाया गया था 1887 से लेके 1895 में। मुला पेरियार डैम आपका पेरियार टाइगर रिजर्व की विसिनिटी में आ जाता है, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है ये आपका इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो आ जाती है वहां की विसिनिटी में आ जाता है, ठीक। ये एक कंपोजिट ग्रेविटी स्ट्रक्चर है जो कि मुलायार और पेरियार रिवर के कन्फ्लुएंस पे बना है, ठीक है। मुलायार और जो पेरियार रिवर है इसके कन्फ्लुएंस पे इसको यहाँ पर बनाया गया है। यहीं पास में वैगई डैम जो है वो भी सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पर एक आपका उप्पुथरा है, सॉरी इट्टू इडुक्की डैम है, वो भी सिचुएटेड है, और मुला पेरियार डैम आपका ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसका जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, लाइक जो पेरियार रिवर है, इसके पानी को ईस्ट की तरफ क्या कर देना है, डाइवर्ट कर देना है, जो एरिड रेन शेडो रीजन है तमिलनाडु के, यानी कि ये जो वैगई का बेसिन है यहाँ पर इसके पानी को ले जाना है। इसको तमिलनाडु की तरह ऑपरेट भी किया जाता है, मेंटेन भी किया जाता है। 999 साल की लीज 1886 में आपकी बनाई गई थी, और उसका दूसरा एग्रीमेंट 1970 में हुआ। बहुत ज्यादा होपफुल है यार ये लोग, 1000 साल की लीज बना ली। फिर आगे बात करेंगे हम वल्लभाचार्य जी, 1479 टू 1531, उनकी 545th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। रिनाउंड स्कॉलर और संत रहे हैं वल्लभाचार्य जी, ठीक है। ये आपके कौन थे? ये एक उत्तराधि तेलंग ब्राह्मण थे जिनका जन्म रायपुर मतलब कि रायपुर में हुआ, चंपारण्य में हुआ, ठीक है। भक्ति मूवमेंट के एक इनिशियली पायनियर थे, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और श्री चैतन्य महाप्रभु के कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन थे, उनके साथ में ही ये भी उसी टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग जो है उसको एस्टेब्लिश किया, द पाथ टुवर्ड्स ग्रेस। इसके साथ साथ में इन्होंने ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भगवत और गीता को लिटरेचर के तौर पे क्या किया है, एस्टेब्लिश भी किया है। इन्होंने शुद्ध अद्वैत वाद जो रहता है, ये सब वैसे तो मैं क्या बोलते हैं हिस्ट्री में पढ़ा चुका है ना। शुद्ध अद्वैतवाद को हम क्या बोलते हैं, प्योर नॉन ड्युअलिज्म। इन सब प्रिंसिपल्स के बारे में भी हिस्ट्री में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्कूल ऑफ थॉट जो है जो कि वेदांत पर सिचुएटेड गिव्स और वेदांत पर बेस्ड है, उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। इसके साथ साथ इन्होंने अनुभाष्य लिखी है ब्रह्मसूत्र पे, सुबोधनी व्याख्या लिखी है भागवत पे, सिद्धांत रहस्य, भागवत लीला रहस्य, एकांत रहस्य, विष्णु पद वगैरह इन्होंने लिखे।
फिर हम बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर की। इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट $12 बिलियन टू इंडियाज जीडीपी बाय 2028, ऐसा इन्वेस्ट इंडिया ने कहा है। अगर हम टूरिज्म सेक्टर के स्टेटस की बात कर देंगे तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है थ्रू ऑटोमेटिक रूट टूरिज्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। इसमें डेवलपमेंट ऑफ होटल्स, रिजॉर्ट्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज आ जाता है। इंडिया को 6th रैंक पर रखा गया था साल 2022 में इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इंडिया को 54th रैंक पे रखा गया था आउट ऑफ 117 कंट्रीज इन ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी से रिपोर्ट मांगी है कि तमिलनाडु में जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है उसको लेके आप हमें रिपोर्ट दीजिए। सैंड एज अ रिसोर्स की अगर हम बात करेंगे, रेत की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है वर्ल्ड में आफ्टर वाटर। सबसे पहले तौर पे आपका वाटर आ जाता है, पहला वाटर आ जाता है, सेकंड तो है हमारा रेत यानी कि सैंड आ जाता है। ऐसा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP का कहना है। इसके मेन सोर्सेज में हमारे रिवर्स आ जाती हैं, रिवर बेड, फ्लड प्लेन वगैरह, जहाँ पर नदी का पानी पहुंचता है और वो इस तरह का सेडिमेंट जमा करके रख देता है। लेक्स और रिजर्वोयर्स में कोस्टल और मरीन सैंड वगैरह भी इसकी सोर्सेज में आ जाते हैं। इंडिया में सैंड के रेगुलेशन को देखें तो सैंड को एक माइनर मिनरल का दर्जा दिया गया है अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1975, जिसको MMDR एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो माइनर मिनरल्स का रेगुलेशन होता है इसमें इलीगल माइनिंग को भी कंट्रोल किया जाता है। ये आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इसको लेके, माइनर मिनरल्स को लेके कानून बना सकती है और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स भी बना सकती है। इलीगल सैंड माइनिंग हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है बिकॉज ऑफ द पुअर एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स वगैरह है, सैंड माफियाज वगैरह है, ये सब मतलब बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब आगे बात करेंगे कार्बन रिमूवल्स एंड कार्बन फार्मिंग CRCF रेगुलेशन इन यूरोपियन यूनियन EU। तो यूरोपियन जो पार्लियामेंट है और यूरोपियन काउंसिल जो है उन्होंने एक प्रोविजनल एग्रीमेंट बनाया है कि भाई हम एक रेगुलेशन करेंगे ताकि पहला EU लेवल का कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क वो लोग डेवलप कर सकें। ये जो सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क रहेगा ये इनकी इनोवेटिव कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजीज और कार्बन फार्मिंग को क्या करेगा, इनहेंस करेगा, बूस्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक टर्म आ जाता है जिसको कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। इसके बारे में पहले भी बता चुका लेकिन फिर भी बताता हूँ। ग्रीन वॉशिंग एक ऐसा टर्म होता है जहां पर कोई भी कंपनी क्या करती है, फॉल्स आपके क्लेम देती है या मिसलीडिंग स्टेटमेंट देती है कि उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज ज्यादा सस्टेनेबल है, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं। ठीक है, वही अगर हम कार्बन फार्मिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसी रीजनरेटिव प्रैक्टिस है जिसके जरिए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाता है, इकोसिस्टम्स को रिस्टोर किया जाता है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको कॉम्बैट किया जाता है। कैसे? बाय स्टोरिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग एमिशन, कार्बन को स्टोर करके एमिशंस को कम से कम एमिट करके। कॉमन मेथड्स में हमारे आ जाते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाता है, कंजर्वेशन फार्मिंग आ जाता है यानी कि सॉइल का इरोजन कम से कम करना, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रासलैंड कंजर्वेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी आ जाते हैं जैसे कि एक टर्म आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टडीज ने ये दिखाया है कि एग्रीकल्चर सॉइल्स जो रहती हैं ये तकरीबन 3 से 8 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ये जो कैपेसिटी है ना, ये एमिशंस जो भाई आपके निकलते जा रहे हैं ना, इनको एब्जॉर्ब कर सकती है और क्लाइमेट के अंदर क्या कर सकती है, स्टेबलाइजेशन ला सकती है। तो भाई ये सिस्टम इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी आ जाता है। फिर बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेमोरेटेड 30th एनिवर्सरी ऑफ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है आपका, ये कब ऑरिजिनेट हुआ था? ये ऑरिजिनेट हुआ था जब आपका उरुग्वे राउंड हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट का। ठीक है, गैट आप सबको पता है WTO का प्रेडेसेसर है। अब इसको बेसिकली मराकश जो एग्रीमेंट था, ठीक है, उसके एक मेन पॉइंट के तौर पे ऐड किया गया था। ठीक है, ये आपका जनवरी 1, 1995 में फोर्स में आया।
इसमें बेसिकली हमारा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ये सबसे ज्यादा जरूरी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट आता है जिसपे बहुत सारी कंट्रीज ने एग्री किया है। अब ये आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है, ये किसी भी क्रिएटर को एक एक्सक्लूसिव राइट देता है कि उसकी क्रिएशंस को कैसे यूज किया जाएगा, उसकी इन्वेंशंस, लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन वगैरह, उसको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे और कहाँ कौन यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं। मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि भाई हर मेंबर आपके ऐसी चीजों की उनकी कंट्री में प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे कैसे चीजें बना सकता है। ठीक है, इसके अंदर आपके वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जो पेरिस और बर्न के कन्वेंशन है उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, पेटेंट्स, लेआउट डिजाइंस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, इन सबको भी शामिल किया जाता है। कोई भी डिस्प्यूट जो रहता है ट्रिप्स ऑब्लिगेशंस का वो डब्ल्यूटीओ के अंडर में आता है ना। डब्ल्यूटीओ क्या करता है, ऐसे डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी काउंसिल फॉर ट्रिप्स भी आ जाती है, एक ऐसा फोरम आ जाता है जहां पर डब्ल्यूटीओ मेंबर्स क्या करते हैं, ऐसे एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंडिया ने ट्रिप्स एग्रीमेंट को 1995 में ही ज्वाइन किया था। ट्रिप्स एग्रीमेंट के कंप्लायंस में हम लोगों ने पेटेंट्स एक्ट 1970 को लागू किया है, पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2005 को भी लागू किया है। फिर बात करेंगे मेरीन हीट वेव MHWs की, उसकी वजह से सीवियर कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ये टर्म मैंने लास्ट लेक्चर में यूज किया था, अब आप यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लेना। कोरल ब्लीचिंग हो रही है लक्षद्वीप सी में, ऐसा ICAR-CMFRI की स्टडी कह रही है। तो भाई ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये पाया है कि लक्षद्वीप में मेरीन हीट वेव्स की वजह से, आपको पता है इंडियन ओशन रीजन में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है ना, तो 2023 अक्टूबर से क्या हो रहा है, मेरीन हीट वेव्स की वजह से कोरल ब्लीचिंग यहाँ पर हो रही है। प्राइमरी कॉसेस क्या होते हैं, प्राइमरी कॉसेस होते हैं भाई आपके ओशन जो करंट्स होते हैं, है ना, ओशन करंट्स में जब एक्सेसिव हीट आ जाती है एटमॉस्फेयर से, भाई एटमॉस्फेयर से हमारे ओशन के करंट्स में एक्सेसिव हीट जा रही है, इसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कोरल ब्लीचिंग कब होती है, जब कोरल अपने कलर्स को, वाइब्रेंट कलर्स को क्या कर देता है, खो देता है ना, और व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तब होता है जब टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिएंट्स में ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं। मैरीन हीट वेव्स की बात की जाए तो ये आपका तब आता है जब समुद्र के पानी का, यानी कि सी वाटर टेम्परेचर आपका सीजनली वेरिएबल थ्रेशोल्ड को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, है ना। तकरीबन 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज में क्या हो रहा है, आपका जो सीजन के हिसाब से नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज्यादा टेम्परेचर रह रहा है। कई बार MHWs जो है आपके वीक्स, मंथ्स और इवन सालों तक भी रह सकते हैं। इनके इम्पैक्ट्स बहुत ड्रास्टिक होते हैं, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्रिएट कर देते हैं, लाइक ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स वगैरह हो गए, साइक्लोन्स हो गए, हरिकेन्स वगैरह हो गए। इसके द्वारा सेंट्रल इंडिया में जो आपकी रेनफॉल है वो भी डिक्रीज कर सकती है। जो नेटिव स्पीसीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो माइग्रेट कर जाती हैं ऐसे इलाकों में जहां पर वो आराम से विचरण कर सकें, कूलर वाटर्स में, है ना। और जो आपकी इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं जैसे कि सी अर्किन्स, जेलीफिश वगैरह, ये सब वहां पर थ्राइव करते हैं। हाइयर टेम्परेचर्स के साथ साथ वाटर डी ऑक्सीजनेशन, ज्यादा गर्म पानी होगा तो पानी के अंदर से ऑक्सीजन कम हो जाएगी, उसकी वजह से टॉक्सिक एल्गल जो है वो वहां पर थ्राइव कर सकता है। ठीक है, लाइवलीहुड लॉस हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पर नहीं रहेंगी, बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट लॉस भी आ सकता है, फूड वेब डिस्ट्रप्शन पूरी यहाँ पर हो जाए। अब अगर हम ICAR-CMFRI की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में इन 1947, और बाद में इसने ज्वाइन कर लिया था ICAR को 1967। इनका हेडक्वार्टर आ जाता है कोची, केरल में। ये लीडिंग ट्रॉपिकल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड की। आगे बात करेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स की, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ क्लेम्स को रिफ्यूट किया है कि भाई हम कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज लाने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने करने से मना कर दिया। कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है, तो भाई हमारे इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन, है ना, जो आपको किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के बाद में मिल रहा है, उस पर चार्ज लगाया जाता है, यानी कि उस पर टैक्स लगाया जाता है
अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, अब देखो शॉर्ट टर्म हमारे कैपिटल गेन्स आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म में यानी कि वो एसेट्स जिनको आपने 36 महीने से कम के लिए रखा गया है, और लॉन्ग टर्म में हमारे वो एसेट्स आ जाते हैं जिनको 36 महीने से ज्यादा के लिए आपने होल्ड किया है। टेन्योर वेरी करता है अलग अलग एसेट्स के लिए। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो रहता है वो आपका लेवी किया जाता है लिस्टेड शेयर्स पे, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल से ज्यादा की होती है तो, है ना। तो a tax paid by an investor upon selling their asset based on the amount by which the asset appreciated during the time it was held। कि भाई आपने किसी एसेट को होल्ड करके रखा है, उसको बेचा है, बेचने के बाद जो आपको फायदा हुआ है उस पर वो टैक्स आपको पे करना पड़ा है। ये इस चीज पे भी बेस्ड रहता है कि कितने टाइम के लिए आपने उस एसेट को होल्ड किया। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, सोना गोल्ड को होल्ड किया था अपने पास एक एसेट के तौर पे। अब 1 साल के अंदर गोल्ड की प्राइस बहुत ड्रास्टिक तरीके से बढ़ गई तो उसके ऊपर उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। फिर आ जाता है ड्रिप प्राइसिंग। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ड्रिप प्राइसिंग के अगेंस्ट में कुछ वार्निंग्स इशू की है। ड्रिप प्राइसिंग होता है क्या है, ये एक प्राइसिंग टेक्निक होती है जिसमें फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स सिर्फ उतना ही एडवर्टीज करती हैं, प्रोडक्ट के प्राइस का एक पार्ट को एडवर्टीज करती है, और बाकी के चार्जेस जो है उनको बाद में रिवील करती है जब कस्टमर फाइनल बाइंग स्टेज पे पहुंच जाता है तब, है ना। ये एक टैक्टिक होती है जिसके द्वारा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है परचेसिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, उनका डेटा प्रोफाइलिंग करने के लिए, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए। इसको एक डार्क पैटर्न के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है अंडर द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स 2023। डार्क पैटर्न का मतलब होता है ऐसी प्रैक्टिसेस, है ना, ऐसी प्रैक्टिसेस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं, जो लोगों को मिसलाइड करते हैं आइटम्स या सर्विसेज के लिए पे करने के लिए, जिसको ओरिजिनली वो पे नहीं करना चाह रहे, है ना। इनिशियली आपको दिखाया है 4700 का जूता है, लेकिन हैंडलिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, डोनेशन फॉर कॉस्ट, प्लेटफॉर्म प्राइस वगैरह वगैरह जोड़ के उसको 5130 रुपए का बना दिया गया है। अब हम आगे बात करेंगे MQ-9V प्रेडेटर ड्रोन्स की। तो भाई हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों जॉइंटली डिप्लॉय करेंगी MQ-9V प्रेडेटर ड्रोन्स को गोरखपुर, ठीक है, और सरस्वा जो सहारनपुर में पड़ता है एयर बेसिस, ठीक है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक तो आ जाता है भाई हमारा स्काई गार्डियन और दूसरा आ जाता है सी गार्डियन, ठीक है। एक स्काई गार्डियन है, एक है सी गार्डियन। स्काई गार्डियन की बात करें तो इसको इंडियन नेवी यूज करती आ रही है 2020 से, और सॉरी सी गार्डन को। और स्काई गार्डन की अगर हम बात करेंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी कि RPAS कहलाता है। ये तकरीबन 40 घंटे से भी ज्यादा हर तरह के मौसम में फ्लाई कर सकता है। इस पे मल्टी मोड रडार, एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, और अलग अलग तरह के रोल्स को ये निभा सकता है, केपेबल है उसके लिए, जिसमें सर्वेलेंस, ओवर द होराइजन टारगेटिंग, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वगैरह वगैरह इस तरह के मिशन शामिल आ जाते हैं। अब आगे बात करेंगे कैटाटम्बो लाइटनिंग के बारे में। तो कैटाटम्बो लाइटनिंग एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि आपका होता है हाँ, जो कि आपका होता है कैटाटम्बो रिवर के माउथ पर, ठीक है। जब वो लेक माराकाइबो से क्या करती है, मीट करती है, यहाँ पर जब मीट करती है भाई तब आपका ये वाला फिनोमेना होता है। ये लाइटनिंग क्या करती है, तकरीबन 160 नाइट्स पर ईयर के हिसाब से स्ट्राइक करती है। पहली बात तो ये हो गई। ये जो एरिया है लाइटनिंग का, ये जो एरिया है इसको लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बार बिजली गिरती है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इतनी लाइटनिंग यानी कि इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग की वजह से कौन कौन से फैक्टर्स पॉसिबल है। तो कन्वर्जेंस होता है। सबसे पहली बात तो ये है आपका एंडीज माउंटेन रेंजेस से आती है हमारी ठंडी ठंडी हवाएं, ठीक है। ये क्या करती है, मॉइस्ट एयर के साथ में मीट करती है, जो कि आपकी आती है कहाँ से, जो कि आपकी आती है कैरेबियन से, ठीक है। तो भाई कैरेबियन सी से और एंडी से क्या होता है भाई, आपकी ये दोनों जब मीट करती हैं तब इनके कन्वर्जेंस की वजह से कांस्टेंट साइकिल कन्वेक्शन करंट्स की डेवलप होती है, ठीक है।
अब वार्म एयर तो आप सबको पता है ऐसे ऊपर की तरफ उठने लगती है, वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठती है ना। और जब ऊपर उठने के बाद जब ये ठंडी होती है और फिर जब कंडेंस होती है तो उसकी वजह से हमारे बनते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा एनवायरमेंट बन जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए बहुत फेवरेबल हो। लेक मराइकेबो की बात करें तो ये हमारा सिचुएटेड है कहाँ पर, वेनेजुएला में सिचुएटेड है। लार्जेस्ट लेक आ जाता है सदर्न अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिका। फिर बात करेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन TNW की, तो रशिया जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल जो है वो करना चाह रहा है ताकि वेस्टर्न कंट्रीज को दबाया जा सके, उनको एक बिटर किया जा सके। TNW होता क्या है, ये एक ऐसा वेपन होता है जिसको स्ट्रेटेजिक की कैटेगरी में अभी तक नहीं डाला गया है अंडर US रशियन आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट, है ना, जैसे कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी वगैरह है। तो ये शॉर्ट रेंज वेपन्स होते हैं, इसमें लैंड बेस्ड मिसाइल्स आ जाती हैं, इनकी जो रेंज होती है 500 किलोमीटर से भी कम की होती है। एयर और सी लॉन्च्ड वेपन्स भी होते हैं जिनकी रेंज 600 किलोमीटर से कम की होती है। तो TNWs लीस्ट रेगुलेटेड कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जो कि आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स में शामिल है। TNWs में आर्सेनल आ जाता है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का बहुत बड़ा परसेंटेज आ जाता है। फिर बात करेंगे सिक्योर IoT, तो IIT मद्रास जो है, इन्होंने एक स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया है, इसका नाम है माइंड ग्रुप। ठीक है, इंक्यूबेशन का मतलब होता है इसको संरक्षण देना, ठीक है, अपनी छत्र छाया में लेना। तो इन्होंने जिस स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया है इसका नाम है माइंड ग्रुप, और इन्होंने सिक्योर IoT को लॉन्च किया है, इंडिया का हाई परफॉर्मेंस SOC का मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, डेब्यूट है इंडिया का मतलब पहला है। सिस्टम और चिप जो रहता है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को एक सिंगल चिप में इंटीग्रेट किया जाता है, यानी कि इसको एक मिनी कंप्यूटर के तौर पे ट्रीट भी किया जाता है। ये पहला इंडिजिनियस माइक्रो कंट्रोलर चिप है। इसके डीप एम्बेडेड एप्लीकेशंस लाइक फैन के अलग अलग वेरिएंट्स में किए जा सकते हैं, स्पीकर वेरिएबल्स वगैरह में इसको यूज किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे लेपर्ड की, तो इंटरनेशनल जो हमारा लेपर्ड डे है ये 3 मई को मनाया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ लेपर्ड एंड देयर हैबिटेट्स इसकी थीम रहती है। अगर हम इंडियन लेपर्ड की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम पहले तो आ जाता है पैंथेरा पार्डस फुस्का। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो फिर ये डायरनल और नॉक्चुरल दोनों हो सकते हैं। डायरनल यानी कि सुबह शाम दिन रात, और नॉक्चुरल यानी कि सिर्फ रात में, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छे खासे क्लाइंबर्स होते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं, जनरली ये ट्रीज को ही अपना कवर बनाते हैं। इनके हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपको इंडिया में मिलेंगे, नेपाल भूटान पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स हैं, है ना, इन सब में मिलेंगे। लेकिन ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेंगे, और डेजर्ट इलाके में भी ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला जो इलाका है हमारा, यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर भी देखने को मिलेंगे, और इवन अल्पाइन कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं जो आपके हिमालयन रीजन के, वहां पर भी ये आपको देखने को आराम से मिलेंगे। लेपर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपनी प्रे स्पीसीज जिनका ये शिकार करते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, है ना, बाकी इकोलॉजिकल फंक्शंस भी आ जाते हैं। हैबिटेट लॉस और पोचिंग यानी कि शिकार का बहुत बड़ा खतरा रहता है। IUCN ने इनको वनरेबल की कैटेगरी में रखा हुआ है, साइट्स ने इनको अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में रखा हुआ है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने इनको शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखा हुआ है। आगे बात करते हैं घाना, जिसकी कैपिटल है एक्रा। ठीक है, इंडिया और घाना जो है उन्होंने अपने ट्रेड टाइज को और ज्यादा मजबूत करने का सोचा है। कब, 4th जॉइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग जो है एक्रा में कंडक्ट हुई है उसी दौरान। घाना की लोकेशन की बात करें तो घाना आपका वेस्ट अफ्रीका के अंदर आ जाता है, वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है ये। गल्फ ऑफ गिना जो है आपकी, गल्फ ऑफ गिना यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो ये अपने नॉर्थ में बर्किना फासो के साथ में शेयर करता है बॉर्डर। ठीक है, टोगो इसकी ईस्ट में आ जाता है, और उसके बाद कोट डिवोयर जो है वो उसकी वेस्ट में आ जाता है। ठीक है,
मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो इसकी जो कोस्ट लाइन है ये आपकी अटलांटिक ओशन का पार्ट आ जाती है साउथ की तरफ। मेजर रिवर्स यानी कि बहुत सारी रिवर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वोल्टा रिवर है, टानो रिवर है, इसके साथ साथ प्रा रिवर भी है। हाईएस्ट पीक इनकी आ जाती है माउंट एफादजैटो, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है घाना की। और उसके साथ साथ ग्रीनविच मेरिडियन की बात करें तो प्राइम मेरिडियन जो है आपकी, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, ये घाना से पास करती है, तो इसी वजह से इसका जो है ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी आ जाता है। फिर बात करेंगे बंगाल गैजेट की, तो रिसेंटली जो जेम्स अगस्टस हिकी जो थे, उनके बंगाल गैजेट के बारे में कुछ खबरें थी, उसके बारे में कुछ मतलब कि करंट अफेयर्स में ये था। देखो हुआ क्या था कि आपका जनवरी 29 1780 पे हिक्की का जो न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट जिसको कहा जाता था, ठीक है, हिकीज बंगाल गैजेट कहा जाता है इसको, हिकीज बंगाल गैजेट या फिर कैलकाटा जनरल एडवाइजर नाम से जिसको बुलाया जाता है, ये आपका पब्लिश किया गया था। आयरिशमैन जेम्स अगस्टस हिक्की जो है, इन्होंने पहली बार इंडिया का पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर जो है वो छापा था, ठीक है, बंगाल गैजेट। ये एक वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर ले आया था जिसको कोलकाता में पब्लिश किया जाता था, पहले इसको कैलकाटा कहा जाता था। उस टाइम पे कैलकाटा जो है भाई आपकी ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी। 1782 यानी कि 2 साल के बाद इसको बंद कर दिया गया था, जब इसने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की आलोचना की थी। आगे बात करेंगे, स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द इंटरेक्शंस बिटवीन अर्बन हीट आइलैंड यूएचआई इफेक्ट्स एंड पॉल्यूटेंट्स। तो भाई एनआईटी तिरची जो है, इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की, ठीक है। इस स्टडी में ये पाया गया है कि हायर कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट्स के अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं एज कंपेयर्ड टू रूरल एरियाज। सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ अलग है नहीं वैसे, लेकिन एरोसॉल्स जो होते हैं भाई हमारे, एरोसॉल्स के साथ साथ आपके आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन O3, ये डायरेक्टली लिंक्ड है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के साथ। अर्बन हीट आइलैंड यूएचआई इफेक्ट बेसिकली है क्या? यूएचआई तब अगर होता है जब सिटीज पे ज्यादा वार्मर टेम्परेचर होता है देन नियर बाई रूरल टेम्परेचर। ये रूरल एरियाज है, यहाँ पर टेम्परेचर है कम, ये सिटी वाले इलाके हैं, यहाँ पर है टेम्परेचर ज्यादा, तो यूएचआई का इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट की वजह से अर्बन एरियाज का टेम्परेचर 5 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा बढ़ सकता है ना, और उसकी वजह से आपकी हीट वेव्स जो होती हैं वो भी जनरेट होती है। मुझे कोटा की याद आ जाती है। कोटा में क्या था कि जब हमें रेलवे स्टेशन पे पहुंचना पड़ता था, तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए बीच में से आर्मी कैंट है, वहां से जाना पड़ता था। तो जब हम आर्मी कैंट पे पहुंचते थे ना, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, और आर्मी कैंट से पार जैसे होते थे वैसे फिर से कोटा की गर्मी स्टार्ट हो जाती, ठीक है। तो फिर यूएचआई के कॉसेस क्या होते हैं, जैसे कि नेचुरल लैंडस्केप है, अर्बन एरियाज में आप देखोगे तो भाई यहाँ पर कंक्रीट का जंगल है ना, हार्ड ड्राई सरफेस है, रूफ्स है, साइड वॉक्स है, रोड्स है, बिल्डिंग है, ये सब हीट को एब्जॉर्ब करती रहती है रादर देन सॉइल एंड वेजिटेशन, ठीक है, जो कि अर्बन एरियाज में आपको कम देखने को मिलेंगे। अर्बन ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नेचुरल कूलिंग को रोकते हैं। एक लार्ज क्या करते हैं, आपके थर्मल मासेस टाइप के बना देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं। आजकल वैसे भी बिल्डिंग्स में ग्लासेस बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री के लिए ग्लासेस जरूरी नहीं है ना, शो के लिए भाई ग्लासेस सब लोग लगवा लेते हैं, लेकिन वो घरों को और बिल्डिंग्स को गर्म बहुत ज्यादा करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी हीट जनरेट होती है, व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हैं, एयर कंडीशनिंग। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो भाई हर फ्लोर पे, हर कमरे पे एसी भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग, ये सबसे एडिशनल हीट जनरेट होती है। यूएचआई के इम्पैक्ट भी बहुत होते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया, एनर्जी कंजप्शन जो है बढ़ जाता है, एयर कंडीशनिंग की ज्यादा डिमांड होती है। हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं लोगों के, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सनस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, फैटिग वगैरह जनरेट होता है, ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाती है। फिर आगे बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक रिलीज रिसीट फॉर अ लाइवेबल प्लैनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम्स रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट ने पहली बार फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल रोड मैप बताया है, ताकि एग्री फूड सिस्टम के कॉन्ट्रीब्यूशंस जो क्लाइमेट चेंज में है उनको क्या किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। अब देखो सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ये एग्री फूड सिस्टम जो है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर फूड की पूरी जर्नी आ जाती है ना, ये हमारी फूड की पूरी जर्नी को कवर करता है, कहाँ से कहाँ तक, खेत से लेके जो हमारी टेबल तक पहुंचता है, उस पूरी जर्नी को ये कवर करता है ना। कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग वगैरह, प्रिपरेशन, कंजप्शन, डिस्पोजल, ये सब कुछ इसमें कवर करता है।
इसके साथ साथ नॉन फूड प्रोडक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं, लाइक फॉरेस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स है वो आ जाते हैं, एनिमल रियरिंग के फैक्टर्स आ जाते हैं, फीड स्टॉक वगैरह, ये सब कुछ इसमें शामिल आ जाता है। ठीक है, तो ये बैंक रिपोर्ट किसने रिलीज की है? वर्ल्ड बैंक। फिर बात करेंगे, इंडिया इज नाउ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल कंज्यूमेबल्स एंड डिस्पोजेबल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स डीओपी। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स यानी कि डीओपी के हिसाब से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, यानी कि जो सामान हम बाहर भेज रहे हैं वो हमारे इंपोर्ट से ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि हम सामान जो मंगा रहे हैं उससे ये ज्यादा हो चुके हैं। किस कैटेगरी में? इन द कैटेगरी ऑफ मेडिकल कंज्यूमेबल्स एंड डिस्पोजेबल्स, है ना। मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल फील्ड में जो चीजें यूज होती है उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मेडटेक सेक्टर जो है उसमें फिर भी एक इंपोर्ट सर्ज देखा जा रहा है, यानी कि आपका एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट से ज्यादा है, लेकिन अगर पहले के ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो इंपोर्ट भी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो इंपोर्ट सर्ज है इसमें जो सडन इंक्रीज है ये बेसिकली यूएस, चाइना और जर्मनी जैसी कंट्रीज के द्वारा ड्रिवन है। अब अगर हम मेडटेक सेक्टर की बात करें तो मेडिकल टेक्नोलॉजी एक सेगमेंट आ जाता है हेल्थ केयर सिस्टम का, जिसमें बहुत अलग अलग मेडिकल प्रोडक्ट्स, डिवाइसेस आ जाते हैं जिसके द्वारा डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी मेजर कैटेगरी में कंज्यूमेबल्स और डिस्पोजेबल्स आ जाते हैं, कुछ हमारे और उसके साथ इक्विपमेंट जो हैं वो भी काउंट कर लिए जाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और ये इम्प्लांट्स वगैरह, ये सब इसी की कैटेगरी में आते हैं। इंडिया के मेडटेक सेक्टर की बात करें तो इंडिया का मेडटेक सेक्टर जो है वो 28% के हिसाब से पर ईयर इंक्रीज कर रहा है, जो कि 50 बिलियन यूएस डॉलर 2030 तक पहुंच जाएगा। इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है मेडिकल डिवाइसेस का एशिया में, और टॉप 20 में आ जाता है ग्लोबली। ठीक है, फिर बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिलीज्ड वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। तो भाई ठीक है, आईओएम ने वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट रिलीज की है। ये क्वेश्चंस आपके एफकेट में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो वो चीजें आपसे सीडीएस में भी पूछे जाती हैं। तो ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या क्या आ जाती है। फैक्टर्स, ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? तो भाई सबसे पहला तो आ जाता है कन्फ्लिक्ट, यानी कि वॉर वगैरह, और क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है ना। जहाँ पानी की कमी होगी लोग वहां से माइग्रेट करेंगे, जहां पर युद्ध होगा वहां से भी लोग माइग्रेट करेंगे। टोटल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो है वो तकरीबन 281 मिलियन पहुंच चुके हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जिसमें से 117 मिलियन जो है वो आपके डिस्प्लेस हुए हैं, जो कि एक हाई रिकॉर्ड का नंबर इसने बनाया है। अब अगर हम इंडिया से रिलेटेड कुछ फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो इंडिया में क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है वो इंटरनल माइग्रेशन कर रहे हैं, लाइक राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में लोग क्या कर रहे हैं से, और वहां से लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड के लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट आ जाते हैं, दैट इज 18 मिलियन में, है ना। और क्या बोलते हैं, ये आपके तकरीबन अलग अलग कंट्रीज में पाए जाते हैं, जैसे यूएई हो गया, यूएसए हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ से भाई हमारे बंदे वहां जाते हैं। 2022 में इंडिया टॉप रेमिटेंसेस रिसीव में रहा था। रेमिटेंसेस का क्या मतलब होता है? रेमिटेंसेस का मतलब होता है रेसिपिएंट। हमारे जो वर्कर्स या फिर कोई भी इंसान बाहर जाके जब काम करता है फिर वो घर पे पैसे भेजता है ना। तो घर पे पैसे भेजता है, उसको रेमिटेंसेस कहा जाता है। तो इंडिया टॉप रेमिटेंसेस रेसिपिएंट कंट्री में रहा था, जिसको 111 बिलियन डॉलर जो है वो मिला था, है ना। तो यूएसडी 100 बिलियन डॉलर का जो आपका मार्क है उसको क्रॉस कर दिया। माइग्रेंट्स के द्वारा बहुत सारे इश्यूज फेस किए जाते हैं। जनरली जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, है ना, वहाँ के जो माइग्रेंट्स होते हैं क्या करते हैं, इरेगुलर माइग्रेशन पाथवेज यूज करते हैं, लाइक डंकी रूट वगैरह जो हो गया, है ना। इनको रेसिज्म, xenophobia, क्रिमिनलाइजेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ह्यूमन राइट वायलेशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। अब अगर हम आईओएम की बात करें तो आईओएम जो है इसको 1951 में स्टेब्लिश किया गया था, यूनाइटेड सिस्टम नेशनल सिस्टम का पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर आ जाता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 175 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे बीआरओ की, ब्रो की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बीआरओ ने अपना 65th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। एपेक्स मिनिस्ट्री आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये लोग काम करते हैं। 1960 में इनकी फाउंडेशन रखी गई थी कि इंडिया की बॉर्डर रीजन्स की रोड को बिल्ड किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। इनिशियल प्रोजेक्ट इनका था प्रोजेक्ट टस्कर। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट वर्तक के नाम से नाम दे दिया गया था, ईस्टर्न रीजन में कंडक्ट किया गया था। बियॉन्ड
बॉर्डर्स, यानी कि बॉर्डर्स के अलावा अगर हम इनकी बात करें तो बीआरओ ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग अलग इंडियन स्टेट्स लाइक बिहार, महाराष्ट्र और बाकी जगह भी एक्सपेंड किया है। फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान में भी बनाया है। ये इंडियन आर्मी को सपोर्ट करती है फॉरवर्ड जोन्स में, आपके रोड्स वगैरह बना के, नेशनल इमरजेंसी के टाइम हॉस्टिलिटीज वगैरह हो जाती है तब। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को भी हेल्प करती है एयरफील्ड्स वगैरह बना के। ये क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है CDS 1 2024 में आया था या फिर CDS 2 2020, मेरे ख्याल से CDS 1 2024 में ही पूछा गया था बीआरओ के रोल्स के बारे में। तो ये तो ऑलरेडी हम ज्योग्राफी में से कवर कर ही चुके। फिर आगे बात करते हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व यानी कि STR की। तो महाराष्ट्र क्या कर रहा है, महाराष्ट्र सह्याद्री टाइगर रिजर्व के टाइगर्स को रिलोकेट कर रहा है। ठीक है, कहाँ से, सॉरी सह्याद्री टाइगर रिजर्व में यहाँ पे वो रिलोकेट कर रहा है। कहाँ से रिलोकेट करना चाहता है, तो ये करना चाहते हैं तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, जो कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। ठीक है, अगर हम STR की बात करें तो ये सह्याद्री रेंजेस में आ जाती है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है महाराष्ट्र में। अलग अलग इसमें रीजन्स आ जाते हैं, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र। इस रिजर्व को 2010 में नोटिफाइड किया गया था। जो हमारी कोयना सेंचुरी है और चंदोली नेशनल पार्क है, इनको एमलगेट किया गया था, जोड़ा गया था। इसके हैबिटेट में वुडलैंड्स आ जाते हैं, ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, प्लेट्यूज आ जाता है, सदा नाम का प्लेटू भी आ जाता है। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, और इवन डेसिडियस फॉरेस्ट भी आपको आउटर मार्जिन्स पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टाइगर आपको मिलेगा, एटलस मॉथ जो है वो देखने को मिलेगा, मून मॉथ है वो भी देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी इंडेंजर्ड बटरफ्लाईज पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ब्लू फिन्ड महाशीर जो फिश है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर हॉर्न बिल के हैबिटेट्स भी देखने को मिले। फिर हम बात करते हैं दरफूर क्राइसिस की। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट किया है कि दरफूर के जो रहने वाले लोग हैं उनको ग्रास एंड पीनट शेल यानी कि मूंगफली के जो छिलके हैं वो खाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सूडान में हो गया है हंगर क्राइसिस। वहां पर खाने की बहुत बहुत ज्यादा कमी। अप्रैल 2023 से सिविल वॉर चल रहा है सूडान में, है ना, सूडानीज आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में। दरफूर की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये वेस्टर्न सूडान के अंदर लाई करता है। इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर लीबिया आ जाता है, चैड आ जाता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ जाता है। जो वायलेंस यहाँ पर लेटेस्ट हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है कि RSF ने नॉर्थ दरफूर की कैपिटल एल फासर जो है इसको आपका कैप्चर करने की कोशिश की है, इस पे सीज डाल दिया, इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो कंफ्लिक्ट की वजह से जो एड कॉन्वॉयज है, जो मदद वाले कॉन्वॉयज है, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, जो चैड की बॉर्डर से यहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है वो बनाया गया था एल फासर के लिए, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर। फिर बात करेंगे प्रोविजनिंग की। तो RBI ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस को रिलीज किया है कि भाई जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस में लेंडर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए उन्होंने प्रोविजनिंग के कुछ नॉर्म्स को, कुछ गाइडलाइंस को इशू किया है। गाइडलाइंस के हिसाब से जो लेंडर्स हैं इनको 5% जो है प्रोविजंस मेंटेन करने पड़ेंगे ऑन एक्सपोजर टू प्रोजेक्ट्स, जो कि अलग अलग वेरियस स्टेजेस पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। जैसे कि इंडिया के बैंक्स की बात कर लें तो उनको क्या है, कुछ फंड साइड में रखना पड़ता है अपने एसेट से अलावा। जो एसेट्स हैं वो तो है ही है, उसके अलावा कुछ और फंड भी उनको साइड में रखना पड़ता है इमरजेंसी और कंटिजेंसी के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी जो है अपने प्रॉफिट से पोटेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए भी डाला जाता है। वर्चुअल टच की बात करेंगे। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने माइनर्स जो हैं 18 साल से कम के लोग हैं उनको वर्चुअल टच के कंसेप्ट को समझाने के लिए भी बोला गया। इस चीज पे एम्फेसाइज उन्होंने पुट किया है कि पोटेंशियल रिस्क जो आपके साइबर स्पेस में होते हैं इसको भी इन लोगों को पहचाना जाना जरूरी है। वर्चुअल टच के बारे में आपको बताया जाना चाहिए कि भाई ऑनलाइन बिहेवियर कौन सा अप्रोप्रिएट है, जो प्रेडेटरी बिहेवियर्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कोई आपका शिकार कैसे बना सकता है ना। प्राइवेसी के कंसेप्ट को समझाना और समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेटिंग एंड ऑनलाइन बाउंड्रिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसके जरिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप करी जाएंगी
ऑनलाइन इंटरेक्शंस के लिए, ठीक है। गुड और बैड टच वाला जो कंसेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है, उसी की तरीके से आपका वर्चुअल टच का जो कंसेप्ट है, क्योंकि ये तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड में होता है, ये भी काफी क्रूशियल है। वर्चुअल टच भी डिजिटल एज में माइनर्स के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूल्स को भी ये समझाया जा रहा है कि आप अपनी टीचिंग्स में वर्चुअल टच और उसके डेंजर्स को करिकुलम में शामिल कीजिए। फिर बात करेंगे फेमा की, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो आरबीआई ने फेमा के जो नॉर्म्स है इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपके डेरिवेटिव्स में किए जा सके। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं आपके कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू या प्राइस आपकी उसके अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव होती है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फेमा होता है, फेमा को इनेक्ट किया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के सक्सेसर के तौर पे। इनका सीधा सा एम होता है कि जितना भी हमारा एक्सटर्नल ट्रेड जो है और जो पेमेंट है उनको फैसिलिटेट करना है, प्रमोट करना है ऑर्डरली डेवलपमेंट को, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इन इंडिया, है ना। तो दो कैटेगरी के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होते हैं भाई। एक तो होता है भाई हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और दूसरे होते हैं करंट। इनके बारे में हमने इकोनॉमी में काफी डिटेल में पढ़ा है, तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर को देख लेना, समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तिलेश्वरी कोच 1930 टू 1942 के बारे में। इनकी बर्थ प्लेस जो है वो आपकी सोनितपुर असम में रही है, ठीक है। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शॉर्ट कर दिया था सितंबर 20 1942 को, ठीक है। 12 साल की उम्र में ही इनको शॉर्ट कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, जब वो तिरंगे को पुलिस स्टेशन के डे किया जुली में फहराने के लिए जा रही थी, ठीक है, बाकी फ्रीडम फाइटर्स के साथ। तो इस इंसिडेंट को दे किया जुली मार्टिरडम भी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो फ्रीडम फाइटर्स इस झंडे को, तिरंगे को लहराने के लिए जा रहे थे, इनको मृत्यु वाहिनी नाम से भी जाना जाता है, सुसाइड स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। डीसी वाला सुसाइड स्क्वाड नहीं भाई, ठीक है, सुसाइड स्क्वाड के नाम से भी इनको जाना जाता है, जिसको मोनवर नाथ जो है वो लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो सितंबर 20 को मार्टियर्स डे इनके ऑनर में मनाया जाता। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेस्ट नाइल फीवर की। वेस्ट नाइल फीवर है क्या? तो देखो, वेस्ट नाइल फीवर की जो केसेस हैं वो आपके WNV की वजह से हो रहे हैं, जो कि केरल में रिपोर्ट किए गए, ठीक है। पहली बार 1937 में आइसोलेटेड जो केसेस हैं वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा, यहाँ पर ये केसेस रिपोर्ट किए गए थे, इसीलिए इसको नाम वेस्ट नाइल फीवर दिया गया है। वायरस फैमिली की बात की जाए तो ये एक फ्लैवी वायरस जीनस का होता है। वेक्टर्स में इन्फेक्टेड मॉस्किटोस होते हैं, खासकर जो क्यूलेक्स जेनिस के होते हैं वो। नेचुरल होस्ट की बात की जाए तो वर्ड्स इनके नेचुरल होस्ट होते हैं। हेल्थ रिस्क आ जाते हैं, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसीज, डेथ वगैरह भी कॉज इसकी वजह से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 80% इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जो रहते हैं उनमें किसी तरह के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। वैक्सीनेशन भी अवेलेबल हैं हॉर्सेस के लिए, लेकिन है ना, ह्यूमंस के लिए अवेलेबल नहीं। फिर आगे बात करेंगे, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट $500,000 टू यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। इसको अनाउंस किया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी जो 2022 में कंडक्ट की गई थी इंडिया की प्रेसिडेंसी, ठीक है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो UNOCT के ग्लोबल प्रोग्राम्स, खासकर काउंटरिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म यानी कि CFT और काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम CTTP, इनको सपोर्ट करेगा। CFT का एम क्या होता है? CFT का एम होता है मेंबर स्टेट्स की कैपेसिटी को मजबूत करना, टेररिज्म के रिस्क को समझना। और CTTP क्या करता है? बेनिफिशियरी मेंबर स्टेट्स को असिस्ट करता है कैपेबिलिटीज बिल्ड करने के लिए, ताकि टेररिस्ट को काउंटर किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। UNOCT की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म को 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था, और यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड को एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में, ठीक है, बाय सेक्रेटरी जनरल। और उसके बाद इसको UNOCT में ट्रांसफर कर दिया गया था। UNCCT जो है वो मेन कैपेसिटी बिल्डिंग इसकी आर्म।
फिर बात करेंगे सीबीएसई इंस्ट्रक्टेड स्कूल्स टू फोकस ऑन टीचिंग चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग, है ना। सीबीएसई ने स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में सिखाया जाए। ये जो एम्फेसिस है ये सीबीएसई ने एक अपने रिसेंट सर्कुलर में दिया है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में अलाइंड है, ठीक है। प्लस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 जो है उसका भी ये एक मेजर गोल है। अगर हम एनईपी 2020 की बात करें तो इसमें बोला गया है कि मदर टंग जो है बच्चों को तकरीबन 5th क्लास तक बच्चों को एजुकेशन मदर टंग में दी जाए, है ना। और ये आपकी 8th क्लास तक भी एक्सटेंडेड की जा सकती है। एनसीएफ 2020 ने ये रिकमेंड किया है कि मदर टंग जो है वो प्राइमरी मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बच्चे को बोल दिया आपने इंग्लिश में बात करो नहीं तो फाइन लग जाएगा, नहीं। प्राइमरी जो आपका मीडियम मदर टंग जो है वो प्राइमरी मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का, तकरीबन 8 साल के बच्चों के लिए। मातृभाषा पर पकड़ नहीं होगी तो फिर किसी और भाषा पर आपकी पकड़ नहीं हो सकती। कुछ और प्रोविजंस आ जाते हैं मदर टंग में एजुकेशन के लिए, जैसे हमारा आर्टिकल 350 ए आ जाता है। ये मैंडेट करता है कि स्टेट्स को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी बच्चों को जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी कि भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है ना, उनको उनकी मदर टंग में एजुकेशन देनी है। और सेक्शन 29 जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आ जाता है 2009, उसमें भी ये एम्फेसिस किया गया है कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एजुकेशन का मदर टंग में होना चाहिए। अब कुछ इनिशिएटिव्स भी जो है वो लिए गए हैं, जैसे कि इंडिया की बात करें तो हमारा आ जाता है निष्ठा। और मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि भाई ये हमारा पूछा गया था, ये क्या बोलते हैं सीडीएस का क्वेश्चन है। नहीं, मुझे पहले से रियलाइज था। सीडीएस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था निष्ठा के बारे में। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। ये ऑलरेडी भाई हमारी शीट में शामिल था। करंट अफेयर्स वीडियो फॉर्मेट में तो अभी कवर कर रहा हूँ, लेकिन शीट में तो ये ऑलरेडी पहले से ही शामिल था, आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम वगैरह पे अपलोडेड। तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोग्राम जो इसके अंडर में आता है, ये टीचिंग को प्रमोट करता है मदर टंग में, किसी रीजनल लैंग्वेज में, होम लैंग्वेज में, और इसी में टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह भी की जाती है, ठीक है। 52 एंट्री लेवल प्राइमर्स यानी कि बुक्स आपकी बनाई गई है अलग अलग मदर टंग्स में, लोकल लैंग्वेजेस में जो इंडिया में बोली जाती हैं। इनको NCERT ने लॉन्च किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ग्लोबली देखा जाए तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है इसको बांग्लादेश ने इनिशिएट किया था और यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया था 1999 में, ठीक है। यूएलओ जो प्रोक्लेमेशन है यूनेस्को के द्वारा, ये भी क्या करता है, ये भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट भी करता है। आगे बात करेंगे एम्प्लीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, सबसे पहले ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है। इसके अंदर इकोनॉमिक पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जा रहा है ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजीज जो अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई है। अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि EO का मतलब क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना जो कि अर्थ की एक्टिविटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड हो। इसमें सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, हमारा फिजिकल कंपोनेंट हो गया, केमिकल कंपोनेंट हो गया, इसके साथ साथ बायोलॉजिकल कंपोनेंट और ह्यूमन सिस्टम्स जो है ये सारे के सारे आ जाते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव्स EO के जो लिए गए हैं, यानी कि एक तो इसमें आ जाता है मीथेन सैट, ठीक है। इसमें मीथेन एमिशंस कहाँ पर हो रहे हैं ऐसी एंटिटीज को पिन पॉइंट किया जाता है। इसके बाद में एक आता है एलन कोरल एटलस मॉनिटरिंग टूल। ये वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट बेस्ड ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग सिस्टम है, इससे कोरल रीफ को मॉनिटर किया जाता है। फिर एक आता भाई हमारा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार, ये नाम भी आपने सुना होगा। ये अर्थ के इकोसिस्टम, आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास, इन सब में चेंजेस को समझने के लिए नासा और इसरो का जॉइंट एफर्ट। फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज कैन वीकेन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ऐसा RBI का कहना है। मॉनेटरी पॉलिसी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, लेकिन फिर से आपको बताऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है एडजस्टमेंट। किस चीज का एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट करना कि भाई इकोनॉमी में मनी की सप्लाई जो है वो किस तरीके से
की जा रही है, पैसा इकोनॉमी में किस तरीके से डाला जा रहा है या निकाला जा रहा है। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि इन्फ्लेशन और आउटपुट स्टेबलाइजेशन को मैनेज किया जा सके। महंगाई है या फिर इकोनॉमी बहुत ज्यादा सुस्त चल रही है, तो इन सबको मैनेज करने की। अब क्लाइमेट चेंज के क्या इफेक्ट पड़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी पे? तो इससे क्या होता है, आपका जो इन्फ्लेशन है उस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ना। एडवर्स वेदर इवेंट जब होते हैं उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा क्या इम्पैक्ट होता है ना। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इशू आते हैं तो महंगाई बढ़ती है। इसके साथ साथ NRI, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहती है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, तो उससे प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और उससे पोटेंशियल आउटपुट जो है वो कम होगा। तो NRI क्या होता है? ये आपका एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आउटपुट के साथ कंसिस्टेंट होता है ना। जितना ज्यादा आउटपुट होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाई जाती है उसके पोटेंशियल पे और स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे। ठीक है, ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड को आइडेंटिफाई किया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेटिव है, न्यूट्रल है, रिस्ट्रिक्टिव है, क्या नहीं है। ठीक है, तो भाई इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स वगैरह भी लिए गए हैं। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आ जाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII से आ जाते हैं, FDI, ग्रीन क्लाइमेट फंड वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट इश्यूड वार्निंग टू सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट अनएथिकली। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को भी कहा है कि आप कुछ मेजर्स के बारे में हमें बताइए जो कि आपने इन डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में लिए हैं, खासकर फूड सेक्टर। ठीक है, अब देखो एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन की जरूरत क्यों है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया जो है, इससे कंज्यूमर्स को बहुत आसानी से मिसलीड किया जा सकता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी की जा सकती हैं। तो जेन्युइनली हेल्दी और सेफ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, खासकर बच्चों के लिए, ऐसे मिसलीडिंग क्लेम्स को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये जो सेलिब्रिटी के इंडोर्समेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के कि भाई कॉम्प्लेन कीजिए लंबे हो जाएंगे, खुद जबकि शुगर नहीं खानी है ना, माजा पीजिए तो ऐसा वैसा ये सब। तो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट जो रहते हैं ये कंज्यूमर डिसीजंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं, खासकर जो यूथ है उनको। एथिकल इश्यूज आ जाते हैं बहुत सारे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नाम की एक चीज आ जाती है कि कोई भी पर्टिकुलर एड क्या कर रहा है, सेलिब्रिटी की इमेज के साथ में कन्फ्लिक्ट में आ रहा है, उसके प्रिंसिपल्स और इंटरेस्ट के साथ। बंदा खुद तो भाई शुगर नहीं कंज्यूम कर रहा है, लेकिन लोगों को बोला किटकैट खाओ या फिर कुछ और खाओ। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। हजार्डस प्रोडक्ट्स को इंडोर्स जब किया जाता है सरोगेट एडवर्टीजमेंट के थ्रू, है ना, जैसे कि एक शराब वगैरह की एडवर्टाइजमेंट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें सरोगेट एडवर्टीजमेंट किया जाता है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट में क्या किया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, वो जो आता है ना केसर इलायची दाने दाने में है दम, सबको पता है कि वो केसर यहाँ पर गुटखे की बात हो रही है ना, लेकिन वो इलायची के नाम से उसको क्या किया जा रहा है, उसको एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। तो ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है, ओवरराइड एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी कि जब मोर क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स का फॉल्स क्लेम्स के द्वारा ओपिनियन को अंडरमाइन किया जाता है, ऑथेंटिसिटी का भी कमी होती है। सेलिब्रिटीज ऐसे प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं उनको खुद यूज किए बिना। फिर आगे बात करेंगे, इंडिया बिकेम थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। तो इस चीज से हाईलाइट होता है, या सॉरी, इस चीज को हाईलाइट किया है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट ने, जो कि ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक ने रिलीज की है। इसमें बोला गया है कि रिन्यूएबल जो है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का तकरीबन 30% पार्ट रिन्यूएबल्स का आ जाता है। ठीक है, सोलर जो है वो मेन सप्लायर रहा है इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ का 2023 में। इंडिया में वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट सर्ज देखा गया है सोलर जनरेशन, यानी कि एक इंक्रीज देखा गया है सोलर जनरेशन में 2023 में। उससे पहले भाई हमारा चाइना, US और ब्राजील आ जाता। तकरीबन 5.9% ग्लोबल ग्रोथ जो सोलर जनरेशन में है वो 2023 में वो इंडिया के द्वारा दी गई है। और इंडिया का पर कैपिटा एमिशन पावर सेक्टर से वो ग्लोबल एवरेज के तकरीबन आधा ही है, मतलब एशिया के एवरेज से भी कम है, वो अच्छी बात। फिर बात करेंगे इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंटरपोल ने ब्लू कलर का नोटिस जो है, सॉरी ब्लू कलर नोटिस जिसको कहा जाता है, वो इशू किया है एक एब्सकॉन्डिंग MP, शायद मेरे ख्याल से कर्नाटक के थे, ये कोई रेप वेप केस में इसको अंदर किया गया, मतलब ये बंदा दोषी था। ठीक है, तो एब्सकॉन्डिंग MP जिसने
सीरियस सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगे हुए हैं। ठीक है। ब्लू नोटिस का मतलब होता है टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। आगे बात करते हैं स्पर्म व्हेल यानी कि साइटर माइक्रोसेफेलस की। पहली बार साइंटिस्ट जो है जो स्पर्म व्हेल्स की स्टडी कर रहे हैं उन्होंने ये आउटलाइन किया है कि स्पर्म व्हेल्स कम्युनिकेट करती हैं बर्स्ट के साथ। किसके बर्स्ट के साथ में? क्लिकिंग नॉइस स्केल नॉइस, हाँ NOISE नॉइस स्केल कोडास के साथ, क्लिकिंग नॉइस स्केल कोडास के साथ में कम्युनिकेट करती है। यानी कि एक साउंड होता है क्लिक की तरह होता है, जो मोर्स कोड आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से मोर्स कोड तो भाई सबने ही सुना होगा। मोर्स कोड की तरह एक साउंड होता है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टूथेड दांत वाली व्हेल होती है। और सिर्फ मेल्स जो रहते हैं वो आपके पोल्स के क्लोजर रहते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन डीप ओशन वाटर में पाया जाता है, आइलैंड्स के आसपास, कोस्टल एरियाज के आसपास, जहाँ पर डीप कैनियंस होती हैं या फिर बहुत नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होते हैं। इंडिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश में इनको पाया जाता है। वेसल स्ट्राइक्स, इंटेंगलमेंट इनका फिशिंग गियर के साथ जब उलझ जाती है, अंडर वाटर नॉइस पॉल्यूशन वगैरह, ये सब इनके लिए थ्रेट्स हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो IUCN ने इनको वनरेबल की कैटेगरी में डाला हुआ है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने इनको शेड्यूल 2 की कैटेगरी में डाला। फिर बात करेंगे कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स की। तो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स आपके इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बनाया गया है ताकि नेचुरल वेटलैंड्स की तरह ये फंक्शन कर सकें। ये आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है। इनके अंदर आपको वेजिटेशन भी मिलेगी, सॉइल भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा और इनको मतलब कि इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है जो कि नेचुरल वेटलैंड की तरह फंक्शन करता है। इन वेटलैंड्स में बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एक्वेटिक प्लांट्स, इवन बर्ड्स वगैरह को भी क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। नेचुरल वेटलैंड्स की तरह ये काम करते हैं। इनका जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस है इसमें मिनिमल एनर्जी कंजप्शन होता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं। नेचुरल वेटलैंड्स को अर्थ की किडनीज कहा जाता है, यानी कि ये प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है। इनकी कैपेसिटी होती है कि ये पॉल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। फिर बात करेंगे बेटागे क्रेटर के बारे में। तो न्यूली कैप्चर्ड एरियल फुटेज जो बेटागे क्रेटर का है, इससे पता चल रहा है कि भाई ये हर साल आपका बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इसकी जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, तो इसका साइज बढ़ता चला जा रहा है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज बटागाइका क्रेटर। ठीक है। इस नाम से इसको जाना जाता है। इसको गेटवे टू अंडरवर्ल्ड या फिर डोरवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। साइबेरिया यानी कि रशिया में ये सिचुएटेड है। बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा एक्सपेंडिंग डिप्रेशन टाइप का है, गड्ढा टाइप का है अर्थ के सरफेस में। परमाफ्रॉस्ट थॉ की वजह से ये डेवलप हुआ है। 1960 से इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ चुकी है डिफोरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से। 1991 से लेके 2018 तक क्रेटर का एरिया तकरीबन 3 गुना बढ़ चुका है। फिर बात करेंगे रॉकी प्लैनेट की। तो रिसर्चर्स ने एटमॉस्फेरिक गैसेस को पाया है जो कि 55 कैंसरी ई नाम के जो प्लैनेट है उसके आसपास पाई जा रही है। एक हॉट रॉकी एक्सोप्लैनेट। ठीक है। इसको एक्सोप्लैनेट की कैटेगरी में रखा हुआ है, यानी कि ऐसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड पाया जाता है। ऐसे प्लैनेट्स को हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। अगर हम 55 कैंसरी की बात करें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज जेनसेन। ठीक है। इसको सुपर अर्थ के नाम से भी कहा जाता है। अर्थ से बड़ा है नेपच्यून से, लेकिन क्या है भाई ये छोटा है। और इसका जो कंपोजिशन है वो रॉकी प्लैनेट्स का है, मतलब पत्थर वाला कंपोजिशन है जैसा अर्थ का मोस्टली रहता है। ठीक है। रॉकी प्लैनेट्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। आपको ये क्लासिफिकेशन तो पता ही होगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी कि जो अर्थ जैसे हैं, और गैस जाइंट प्लैनेट्स जो जिनका सरफेस हाई डेंसिटी गैसेस का बना होगा। ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ लाइक, क्योंकि ये रॉक और मेटल्स के बने रहते हैं, हाई डेंसिटी रहती है इनकी। इनकी जो डेंसिटीज है वो काफी ज्यादा हाई रहती है। इस प्लेनेट में टेरेस्ट्रियल में आपका मर्क्यूरी आ जाता है, वीनस, अर्थ और मार्स वगैरह।
ये आपके सन और ये जो बेल्ट रहता है ना एस्टेरॉइड्स का, इनके बीच में पाए जाते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है, और वो सब आपके जॉवियन, इनको हम जॉवियन बोलते हैं, जॉवियन या गैस जाइंट या फिर सिंपल गैसियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है। फिर एक लोकेशन की बात करेंगे जिसका नाम है चैड, इसकी कैपिटल है एंथजवेना। चैट में पोलिंग हुई है एक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, ताकि मिलिट्री रूल को खत्म किया जा सके। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब होता है कि इसके पास समुद्र की एक्सेस नहीं है, क्योंकि एक और कंट्री बीच में आ जाती है ना। तो ये आपकी एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में लाई करती है। लैंड बॉर्डर्स की बात की जाए तो नॉर्थ में लिबिया आ जाता है, सूडान ईस्ट में आ जाता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है ये इसके साउथ में आ जाती है, कैमरून हो गया, नाइजीरिया हो गया, नाइजर हो गया, ये इसके वेस्ट में आ जाते हैं। ये काफी हद तक एक सेमी डेजर्ट कंट्री की कैटेगरी में आ जाती है। इसका जो लार्जेस्ट लेक है उसका नाम है लेक चैड, कंट्री के नाम पर ही। और रिवर जो सबसे इनकी इंपॉर्टेंट है दैट इज चारी रिवर। हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है माउंट कौसी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4 स्टेट्स को फ्रेश माइनिंग लीजेस अरावली रेंज में देने के लिए मना कर दी। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसमें दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, इन 4 स्टेट्स को कवर किया गया है जहां पर अरावली माउंटेन रेंजेस एक्सटेंड होती है। रिपोर्ट सबमिट की गई थी सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी के द्वारा, सीईसी के द्वारा सबमिट की गई थी। इसमें अरावली हिल्स जो है, इसमें आपका तकरीबन 100 मीटर का जो बफर जोन है हिल्स के आसपास वाला, उसको भी शामिल किया गया है ना। जैसे हमारे हिल्स अगर यहाँ खत्म हो रहे हैं तो 100 मीटर का एरिया जो है वो भी कवर किया गया है। सीसी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद स्टेब्लिश किया गया था इन टी.एन. गोदावर्मन थिरुमपलात केस, ताकि सुप्रीम कोर्ट की इन्वायरमेंटल रूलिंग्स को देखा जा सके। टी.एन. गोदावर्मन, ठीक है। अरावली रेंज की बात की जाए तो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में आती है, ब्लॉक की कैटेगरी में नहीं आती है। इसका एक्सटेंशन 350 माइल्स का माना जाता है। ये आपकी प्री कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान इसका फॉर्मेशन हुआ था। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो यहाँ पर लेपर्ड भी दिखेंगे, स्ट्रिप्ड हाइनास दिखेंगी, गोल्डन जैकॉल्स, पाम सिवेट्स और इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइंस वगैरह दिखती हैं। यहाँ पर ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कुछ रिवर्स की बात करें तो इसकी विसिनिटी में बनास रिवर आ जाती है, लूनी आ जाती है, साखी आ जाती है और साबरमती रिवर भी इसकी विसिनिटी में आ जाती है। हाईएस्ट पीक इसकी है गुरु शिखर, जो कि आती है राजस्थान। फिर बात करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज DAC+S प्लांट मैमथ ने अपना ऑपरेशन आइसलैंड में स्टार्ट कर दिया है। ये सेकंड कमर्शियल DAC+S प्लांट है, ठीक है, स्विस कंपनी क्लाइम वर्क्स का, ठीक है। और इसकी जो प्रेडेसेसर था, इससे पहले वाली जो थी भाई और का, उससे ये क्या है, उससे काफी ज्यादा बड़ी है। DAC+S टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी होती है जो कि CO2 को डायरेक्टली कैप्चर करती है एटमॉस्फेयर से किसी भी लोकेशन पे, ठीक है। ये कार्बन कैप्चर से अलग होती है जो कि जनरली आपके एमिशंस के लिए यूज किया जाता है। CO2 को फिर परमानेंटली क्या किया जाता है, डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जो रहते हैं उनके अंदर स्टोर किया जाता है, वेरियस एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। CDR की बात करें तो CDR एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है जिसमें CO2 को एटमॉस्फेयर से हटाया, इसको ड्यूरेबली जियोलॉजिकल, टेरेस्ट्रियल या ओशन रिजर्वर्स के अंदर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। और फिर CO2 फ्री एयर को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे एग्रीटेक शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स टुडे एंड टुमारो। ये रिपोर्ट आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की है। सबसे पहले ये समझना है कि ये जो आउटकम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, AI फॉर AI, ये जो इनिशिएटिव है इसका पार्ट है, जिसके हिसाब से जो एग्रीटेक है, एग्रीटेक का मतलब होता है एग्रीकल्चर वाली टेक्नोलॉजी, ऐसी सर्विसेज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर एग्रीटेक के रोल की बात की गई है, जिससे एग्रीकल्चर के इकोसिस्टम को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड
किया जा सकता है। इंटेलिजेंट क्रॉप प्लानिंग, स्मार्ट फार्मिंग, फार्म गेट टू फॉर्क एंड डेटा एज एन इनेबलर। ठीक है, ये डिटेल आप देख लेना, कोई ज्यादा जिसमें खास एक्सप्लेन करने वाला नहीं है हम, लेकिन बात करेंगे इंडिया के इनिशिएटिव की एग्रीटेक एडॉप्शन के लिए। जैसे कि भाई हमारा आ जाता है एग्रीस्टैक। एग्रीस्टैक में क्या किया जा रहा है, इसमें एग्रीटेक सर्विसेज को फार्मर्स तक डिलीवरी करने को लेकर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप्स भी इसमें शामिल हैं। इसमें 3 प्राइमरी डेटा सेट आ जाते हैं: फार्मर्स आइडेंटिटी, जियोटेक फार्म लोकेशन और क्रॉप सोन डेटा। उसके बाद में हमारा आ जाता है एडेक्स। एडेक्स का मतलब है एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज, इंडिया का पहला डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर सर्विसेज। और DAM आ जाता है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, DAM। इसमें इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम शामिल है। ठीक है, मतलब कि जिसको कहा जाता है IDEA, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर डेटाबेस, यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस यानी कि UFSI, और NEGPA, इसका मतलब है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर। अब आगे बात करेंगे बियॉन्ड इंपोर्ट रिडक्शन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया टॉय इंडस्ट्री, रिपोर्ट बाय ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTR। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के बारे में प्रपोज किया गया है, जिससे इंडिया के खिलौने के जो उद्योग है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सके, प्लस हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी बढ़ाया जा सके कि हम कितने खिलौने बाहर भेज रहे हैं। इस रिपोर्ट की हाईलाइट की बात करें तो इंडिया का जो टॉय इंपोर्ट है वो हमारा $304 मिलियन से कम हो चुका है। कितना? $64 मिलियन हो चुका है। ठीक है, ये 2019 में था, अब ये 2024 में, यानी कि हमने बाहर से खिलौने मंगाने बंद कर दिए हैं। और जो इंपोर्ट का शेयर है वो चाइना से तो स्पेसिफिकली ड्रॉप कर गया है ना। 2019 में 87% हमारे खिलौने चाइना से आते थे, अब 64% ही रह गए हैं। इसके साथ साथ आसियान जो कंट्रीज हैं वहां से हमारे इंपोर्ट बढ़ चुके हैं, श्रीलंका, चेक रिपब्लिक वगैरह से। एक्सपोर्ट हमारे लेकिन डिक्रीज कर चुके हैं $177 मिलियन से। ये 2022 का डेटा था, अब 152 मिलियन जो है 2024 में पहुंच चुका है। यानी कि इंडिया सिर्फ 0.3% ग्लोबल टॉय एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर। तो लोकल टॉय इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं? एक तो भाई हमारा आ रहा है इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज, यानी कि हम इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने के ऊपर विचार कर रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी लोग बाहर से खिलौने मंगा रहे हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो जब ये इंक्रीज होगी तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो मतलब जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 70% बढ़ा दी गई थी 2021 में, जिससे लोकल इंडस्ट्री को काफी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है ना। उसके बाद आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर यानी कि QCO। इसमें मैंडेटरी कंप्लायंस आपका रहता है, स्पेसिफिक इंडियन स्टैंडर्ड्स जनरेट किए गए हैं सेफ्टी के लिए। फिर उसके बाद एक आ जाता है स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब है स्कीम ऑफ फंड्स फॉर द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ताकि टॉय क्लस्टर्स को आपका सपोर्ट किया जा सके। और एक आता है NAPT, इसमें 21 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स के आउटलाइन किया गया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज के अंडर। चलिए फिर बात करेंगे कामिकाजे ड्रोन्स की। तो इंडिया का पहला कामिकाजे ड्रोन जो है उसको कैडेट डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा DRDO के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। ठीक है, इनको LAM यानी कि लॉइटरिंग एरियल मिनिशियस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इनको सुसाइडल ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये टारगेट में क्रैश कर जाते हैं, या फिर इनको स्विच ब्लेड ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है। कामिकाजे जापानीज टर्म है जो वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स यूज किया करते थे। ये डायरेक्ट किसी शिप में या टारगेट पे जाके क्रैश कर जाते थे। सुसाइडल मतलब ये पूरा प्रोसेस हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो ड्रोन्स है ना, ये किसी एरिया के ऊपर लॉइटर कर सकते हैं, टारगेट एरिया के ऊपर लॉइटर कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, फॉर प्रिसाइज टारगेट आइडेंटिफिकेशन। प्रिसीजन टारगेट कैपेबिलिटी है, टारगेट्स को मिड फ्लाइट में भी चेंज कर सकते हैं, मिशन को अबॉर्ट भी कर सकते हैं, वेरियस टेरेन्स के लिए एडेप्टेबल हैं, डेजर्ट, प्लेन्स, हाई एल्टीट्यूड एनवायरमेंट्स वगैरह। इनकी लॉइटरिंग कैपेसिटी तकरीबन 12 घंटे की आ जाती है। फ्लाइंग रेंज 150 से 300 किलोमीटर पाई जाती है। फिर बात करेंगे फेमस पर्सनैलिटी गोपाल कृष्ण गोखले 1866 टू 1915 के बारे में। बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई। इनका जन्म रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में हुआ। ही वॉज अ मॉडरेट, ये मॉडरेट्स की कैटेगरी में थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के फेज 1 में
ये मॉडरेट्स की कैटेगरी में काउंट इनको किया जाता था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एंड ही वाज अ लिबरल पॉलिटिकल थिंकर। ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। बनारस सेशन जो कि 1905 में कंडक्ट किया गया। 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की, जिसको लेके क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। पॉलिटिक्स की बात की जाए तो ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट को उन्होंने बढ़ावा काफी ज्यादा दिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे पैकेगनी डिसीज और फुट रॉट की। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक बायो कंट्रोल एजेंट जो है उसको डेवलप किया है, बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है। इसको उन्होंने नाम दिया है ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम। ठीक है। ये एक सीड बॉर्न फंगल ताकि फुट रॉट या फिर ये जो बकेनिया जो डिसीज है इसको मैनेज किया जा सके। ये जो डिसीज है ये पाई जाती है बासमती चावल। ठीक है। बकेगनी क्या होता है? ये एक सीड बॉर्न फंगल डिसीज होती है जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है रूट्स की, या फिर ऊपर की तरफ से आके ऐसा क्राउन टाइप का बना लेती है। ठीक है। इन्फेक्टेड प्लांट जो रहते हैं एबनॉर्मली टॉल हो जाते हैं, यानी कि पतले हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, पेल थिन लीव्स होती हैं, और कम दाने जो रहते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, और सिर्फ आपके एम्प्टी ग्रेन्स या फिर पार्शियली फिल्ड ग्रेन ही क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका एक फंगस की वजह से होता है जिसको बोला जाता है गिबरेला फुजीकोराई। ठीक है। ये यंग और मैच्योर प्लांट्स दोनों को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की तरफ देखा जाए तो सीड ट्रीटमेंट जिसमें फंगीसाइड्स और सॉल्ट वाटर वगैरह होते हैं उसके द्वारा आपका लाइट वेट इन्फेक्टेड सीड को अलग किया जाता। फिर आगे बात करेंगे 1954 हेग कन्वेंशन के बारे में। तो यूनेस्को ने रिसेंटली 70th एनिवर्सरी बनाई है एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये पहला इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क आ जाता है जो कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह के आपके जो हेरिटेजेस होते हैं उनको बचाने के लिए ये लीगल आपका एक पूरा प्रोसेस आ जाता है। इसमें कल्चरल प्रॉपर्टी को बचाया जाता है, चाहे वो पीस टाइम की बात हो चाहे वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात। मेंबर स्टेट्स में 135 आ जाते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। कन्वेंशन एंड इट्स टू प्रोटोकॉल्स 1954 और 1999 इनको अडॉप्ट किया गया है अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनेस्को। ठीक है। 1999 वाला जो प्रोटोकॉल है टू द कन्वेंशन, इसके अंदर लिस्ट एक कल्चरल प्रॉपर्टीज की दी जाती है जिनको और जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन अवेलेबल कराई जाती। अब उसके बाद बात करेंगे एग्जेम्पशंस टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई एक्ट के बारे में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि डेटा कलेक्ट करने में जो डिफिकल्टी आ रही है ये एक बहुत ही जरूरी ग्राउंड नहीं है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को डिनाई कर दे रहे हैं जो भी आरटीआई एक्ट में आपसे मांगी गई। सेक्शन 8 जो आरटीआई एक्ट का आता है वो डील करता है कि किस किस कंडीशन में एक्सेप्शन दिया जा सकता है इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में, है ना। एग्जम्पशंस आपके तब दिए जा सकते हैं जब ये किसी भी तरीके से इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो, है ना, या फिर इंफॉर्मेशन को किसी कोर्ट ऑफ लॉ या किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा देने से मना किया गया हो। इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट्स यानी कि व्यापार की जो सीक्रेट्स है उनसे जुड़ी हुई हो, या फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के हिसाब से कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है उसको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन देना पड़ता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो रहता है डिस्क्लोज करने में उस इंफॉर्मेशन को वो आपका ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने पोलिंग स्टेशन, स्कूल्स और बाकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो रही है उनको उनका नोटिस लिया है। ये हिमालय के फुटहिल्स में असम के सोनितपुर नाम की डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सबसे पहली बात तो ये है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारी आ जाती है नामेरी। ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क आ जाता है। ये सोनितपुर कामेंग एलिफेंट रिजर्व के साथ में मिलके सोनितपुर कामेंग एलिफेंट रिजर्व इसके साथ में मिलके सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलके बनाते हैं।
ये एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है जिसको वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने रिकॉग्नाइज किया है। यहाँ पर आपको एशियन एलिफेंट भी देखने को मिलेगा, इंडियन बाइसन भी देखने को मिलेंगे, लेपर्ड देखने को मिलेगा, इंडियन गौर, सांबर, हॉक डियर, स्लॉथ डियर, ये सब देखने को मिलते हैं। ये एरिया एवरग्रीन के साथ साथ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। प्लस यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, मतलब बारिश ठीक ठाक हो जाती। यहाँ की रिवर्स के बारे में बात करें तो डोनसिरी आ जाती है, गभारू आ जाती है, उसके साथ साथ आ जाती है गैल गैली, ठीक है, बैल सिरी भी आ जाती है, और एक का नाम सुनाई रुपाई है, वो भी यहाँ पर फ्लो करती है। फिर बात करेंगे रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, IFG रिलीज। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IUFRO, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है। रिपोर्ट का टाइटल है इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स, ड्रॉबैक्स एंड न्यू अप्रोचेस। ठीक है, ये पहला ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट है IFG के ऊपर 2010 से। इसमें बेसिकली IFG के जो आपके 2010 के बाद में जो चीजें आई हैं, जो ट्रेंड्स आए हैं, उनके बारे में समराइज किया है। इस रिपोर्ट को 90th सेशन जो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि UNFF19 लॉन्च हो रहा है, उसके बैकड्रॉप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, IFG की बात करें तो IFG के अंदर पॉलिसी, लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग जो फॉरेस्ट में की जाती है, इसके की स्टेक होल्डर्स में ये कुछ बॉडीज भी आ जाती हैं। फिर हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 17 डाइटरी गाइडलाइंस इंडियंस के लिए लागू बेसिकली रिलीज की। ठीक है, DGIs का क्या मतलब होता है? DGIs का मतलब होता है कि एक ऐसी फूड बेस्ड अप्रोच जिससे लोगों को ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मिल सके, है ना, लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, और इसमें इतने ज्यादा रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जो कि डेली आपको कंज्यूम करने चाहिए ताकि आपका खाना एक बैलेंस डाइट के अंडर में है। बैलेंस डाइट क्या होती है भाई? बैलेंस डाइट आपकी वो डाइट होती है जिसमें 45% से ज्यादा कैलोरी नहीं होनी चाहिए, जो कि आपके सीरियल्स, मिलेट्स वगैरह से आती हैं। 15% से ज्यादा कैलोरीज आपके पल्सेस, बीन्स और मीट से नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो है वो नट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स और मिल्क से मिल जाती है। डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस की जरूरत क्या है? तो देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट आ जाता है ड्वेल बर्डन का, ड्वेल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन। यानी कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका न्यूट्रिशन स्टेटस सही नहीं है ना, तो अंडर न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के शिकार रहते हैं, या फिर ओवरवेट या फिर ओबेसिटी के शिकार रहते हैं। तो दोनों के लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। एक आ जाता है डिसीज बर्डन, यानी कि 56% के आसपास टोटल डिसीज बर्डन जो इंडिया का है वो अनहेल्दी डाइट्स की वजह से होता है। तो डाइटरी प्रेफरेंसेस चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत है, मार्केटिंग करने की जरूरत, नहीं तो सॉरी, जो एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग है और जो मार्केटिंग है अनहेल्दी, हाईली प्रोसेस्ड, हाई फैट, शुगर और सॉल्ट की, इनकी बहुत तगड़ी मार्केटिंग है ना। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम DGIs की हाईलाइट्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे ऑयल सीड्स को शामिल किया गया है, नट्स, न्यूट्री सीरियल्स, लेग्यूम्स वगैरह को शामिल किया गया है, ताकि डेली जो आपकी फैट की रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो सके। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को पढ़ना, कौन सी इंफॉर्मेशन को पढ़ना? जो फूड लेबल्स पर वही होती है। ठीक है, फूड लेबल्स पे इंफॉर्मेशन को और पढ़ाया जा रहा है ताकि लोग इन्फॉर्म्ड और हेल्थी फूड चॉइसेस कर सकें। HFSS के कंजप्शन को मिनिमाइज किया जा रहा है, प्लस अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स जो रहते हैं उनके कंजप्शन को भी मिनिमाइज किया जा रहा है। बैलेंस डाइट के साथ साथ फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं करता हूँ, to keep one physically and mentally fit or to promote good health। फिर एक डिफेंस की करंट अफेयर है भाई कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023 को नोटिफाइड कर दिया गया है। इस एक्ट के जरिए कमांडर इन चीफ एंड ऑफिसर इन कमांड ऑफ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISO जो है, उनको डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी जाएंगी ओवर द सर्विंग या फिर अटैच्ड पर्सनल। ISO की बात करें तो ISO एक हमारी ट्रूप्स की ऐसी बॉडी होती है जिसमें जॉइंट सर्विस कमांड के बंदे रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं, है ना। इनके ऊपर एयरफोर्स
एक्ट 1950, आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957, या फिर इनमें से कोई भी 2 एक्ट लागू होते हैं। प्रेजेंटली CICs और OICs जो है ISOs के, उनको डिसिप्लिनरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इशू नहीं की गई हैं, जो दूसरी सर्विसेज के बंदे करते हैं ना। जैसे कि आर्मी का भाई अगर CIC जो है, और CIC फॉर एग्जांपल एयरफोर्स का है, तो आर्मी वाले बंदे पे वो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले पाए। ठीक है। इस एक्ट की हाईलाइट की बात करें तो ISO की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ISO बना सकती है, एक ऐसे पर्सनल को चूज कर सकती है जो क्या बोलते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से किसी से भी हो सकता है। ठीक है। एग्जिस्टिंग ISO की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार कमांड डिफेंस स्पेस एजेंसी, एक तो अंडमान एंड निकोबार कमांड हो गई, डिफेंस स्पेस एजेंसी हो गई, और नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गई, इनको इस एक्ट के अंडर में डाला जाएगा। कमांडिंग ऑफिसर की बात की जाए तो इसमें एक कमांडिंग ऑफिसर यानी कि CO बनाया जाएगा, जो कि यूनिट को कमांड करेगा, शिप या फिर एस्टेब्लिशमेंट को कमांड करेगा, जो हर तरह के डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बाकी के पर्सनल्स पे ले सकता है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे पर्सनल्स पर लागू होगा, और बाकी के फोर्सेस के पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किए जाएंगे। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए जो केसेस कुछ आपके आ जाते हैं उनका डिस्पोजल बहुत तरीके से किया जाएगा, बहुत तेजी से किया जाएगा, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स को अवॉइड किया जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन्स कम किए जाएंगे, ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस होगा अमंग आर्म फोर्सेस। फिर बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पासेस द रेजोल्यूशन कॉलिंग सिक्योरिटी काउंसिल टू एडमिट पैलेस्टाइन एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस रेजोल्यूशन के द्वारा पैलेस्टीन को फुल मेंबरशिप जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इनको पास एक क्वालिफिकेशन है कि ये यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं। इंडिया ने इसके फेवर में वोटिंग की है। अब भाई क्या प्रोसेस होता है जिसके द्वारा नए मेंबर्स को यूनाइटेड नेशंस में एडमिट किया जाए? तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई एक चार्टर कमिटमेंट होते हैं। ठीक है। जो भी स्टेट भाई शामिल होना चाहता है वो चार्टर कमिटमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, एक एप्लीकेशन जो है सबमिट करता है टू द सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। उसके बाद UNSC जो है, इनको अफर्मेटिव वोट चाहिए होते हैं तकरीबन 9 मेंबर के आउट ऑफ 15 मेंबर्स, और नो वीटो उनको चाहिए होता है 5 परमानेंट मेंबर्स का, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US। अगर जो इनकी क्या बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल है ये रिकमेंड कर देती है, तो UNGA जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, 2/3 की मेजोरिटी के वोट के रिक्वायरमेंट के साथ नए स्टेट को एक्सेप्ट कर सकती है। इस बार आपसे क्वेश्चन भी CDS 2024 में आया था कि भाई किस केसेस में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2/3 की मेजोरिटी वाले वोट को इशू मतलब चाहिए होगा। ठीक है। मेंबरशिप इफेक्टिव हो जाती है जब इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है। फिर आगे बात करेंगे हर्मीज 900 की, तो इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, इनको हर्मीज 900 जो है वो मिलने जा रहा है। इसको दृष्टि 10 ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाएगा, ताकि भाई सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सके। एक नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रोल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी कि मेल है। ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम है। ओवर द होराइजन परसिस्टेंट मल्टी मिशन मल्टी पेलोड कैपेबिलिटीज, क्लास लीडिंग पेलोड है जो कि तकरीबन 350 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। मिशंस को परफॉर्म कर सकता है एरिया डोमिनेंस के लिए, परसिस्टेंट इंटेलिजेंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए, टारगेट एक्विजिशन के लिए एंड रिकॉग्निजेंस के लिए, STAR जिसको कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ ग्राउंड सपोर्ट और मैरीटाइम पेट्रोल मिशंस भी कर सकता है, और इंटीग्रेटेड मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी सेंसर ऑपरेशंस भी कैरी आउट कर सकता है। फिर आगे बात करते हैं डेडबॉट्स की। तो रिसर्चर्स ने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है जो कि डेडबॉट्स से रिलेटेड है। डेडबॉट्स क्या होते हैं? डेडबॉट्स को कहा जाता है ग्रीफ बॉट्स। ठीक। ये AI चैटबॉट होते हैं जो कि लैंग्वेज पैटर्न को सिमुलेट करते हैं और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को सिमुलेट करते हैं किसी भी डेड पर्सन की। कैसे? वो उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स को एनालाइज करते हैं, भाई सोशल मीडिया पे बंदे ने क्या लिखा है, मेल्स में क्या लिखा है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स बना सकते हैं ऐसे सिमुलेशंस के साथ में, जिससे मैनिपुलेशन भी बहुत इजीली किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर चैटबॉट है ना, उसको ये लैंग्वेज ट्रीट कर दी गई, पूरी बता दी गई भाई ये जो बच्ची है फॉर एग्जांपल ये अपने फादर को समझ के इस डेडबॉट के साथ कन्वर्स कर रही है। अब किसी ने अगर इसको हैक कर लिया या कुछ और कर लिया तो वो आराम से मैनिपुलेट कर सकता है इस बच्ची, है ना।
तो फिर इसके जरिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लाइक लास्टिंग साइकोलॉजिकल हार्म हो सकते हैं। फंडामेंटली ये राइट्स ऑफ द डिसीज्ड, जो इंसान मर गया है उसके राइट्स का भी हनन करता है ना, उसकी प्राइवेसी या बाकी चीजों का हनन करता है। इसको कंपनीज यूज कर सकती हैं ताकि जो फैमिली और फ्रेंड्स है उनके स्पैम करने के लिए, इसके साथ साथ अनसॉलिसिटेड नोटिफिकेशंस या रिमाइंडर्स या ऐसी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। फिर बात करेंगे गल्फ ऑफ ईडन की, तो कुछ पायरेट्स हैं, उन्होंने गल्फ ऑफ ईडन में अटैक स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे कंसर्न्स शुरू हो गए हैं लोगों के। ये एक डीप वाटर बेसिन है, ठीक है, जो कि एक नेचुरल सी बनाता है बिटवीन रेड सी एंड अरेबियन, ठीक है। इसका नाम पोर्ट ऑफ एडन के नाम पर रखा गया है। ये एक यमनी पोर्ट है, इस पोर्ट के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। अरेबिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और ये अरेबियन पेनिनसुला है, इसके बीच में ये एरिया लाई करता है। मेन बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो इसके साउथ में यहाँ सोमालिया आ जाती है, यमन इसके नॉर्थ में आ जाती है, अरेबियन सी इसके ईस्ट में आ जाता है, और डिजोबोती जो है ये इसके वेस्ट में आ जाता है, ठीक है। डोमिनेंट रिलीफ फीचर गल्फ के टेरेन का है, इसको कहा जाता है शिबा रिच, एक घाटी टाइप की है, और ये इंडियन ओशन रिज सिस्टम का यहाँ पर एक्सटेंशन माना जाता है। फिर बात करेंगे लॉन्च व्हीकल MK3 LVM3 की, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL वो प्राइवेट पार्टनर्स के पार्टिसिपेशन को इनकरेज कर रही है कि LVM3 जो रॉकेट है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना, इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 कहा जाता है। LVM3 या फिर ये जो इसका नाम फैट बॉय भी रख दिया गया है, ये नया हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है इसरो का, ताकि 4000 kg की स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग कैपेबिलिटी GTO यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए डेवलप करी जाए, ठीक है। ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, 2 सॉलिड प्रोपेलेंट S200 स्ट्रैप ऑन्स है, L110 लिक्विड स्टेज है, C25 क्रायोजेनिक स्टेज है, और इसको चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों में यूज किया गया था। इसको गगनयान जो मिशन है इसमें भी इसको यूज किया जाएगा। अब आ जाते हैं भाई ओरांग की तरफ, काफी कूल बंदा है ये। तो मलेशिया क्या करना चाहता है, मलेशिया ओरांग को गिफ्ट करना चाहता है मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस को, ताकि अपने क्रेडेंशियल्स को बूस्ट कर सके और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्व के क्या बोलते हैं तौर पे भी ये मलेशिया प्लस ये सारी कंट्रीज अपने आप को दिखा सके। ओरांगुटान्स को ग्रेट एप्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ये सुमात्रा के नेटिव हैं, ठीक है। इनका साइंटिफिक नाम है अलग अलग आ जाते हैं, लाइक पोंगो अबेलाई भी कहा जाता है, पोंगो टेपेन्यूलाइसिस भी कहा जाता है, इसमें आपके बोर्नियो भी आ जाते हैं, ठीक है। इनको पोंगो पाइगनिस कहा जाता है। ये सब साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, और ओनली ग्रेट एप जो कि अफ्रीका से बाहर आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये रहते हैं, फॉरेस्ट, रिवर वैलीज, फ्लड प्लेन्स, आइलैंड्स के आसपास वाले, यहाँ पर इनका हैबिटेट होता है। रिप्रोडक्टिव रेट इनकी बहुत लो होती है, इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन काफी कम है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाए तो सारी की सारी जो 3 स्पीसीज हैं इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के तौर पे IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में रखा हुआ। फिर हम बात करेंगे ओलियंडर फ्लावर की, तो केरल ने क्या किया है, केरल ने ओलियंडर फ्लावर्स के यूज को बैन कर दिया है कि भाई मंदिरों में इन फ्लावर्स को नहीं चढ़ा सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ 2 वुमेन, क्योंकि इस फ्लावर की वजह से एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो गई थी, ठीक है। उनकी मृत्यु इस फ्लावर के जहरीले एलिमेंट्स की वजह से हो गई। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नेरियम ओलियंडर, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नाम है, या फिर रोज बे के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। रैपिडली ग्रोइंग एवरग्रीन राउंडेड श्रब होती है, स्मॉल ट्री होता है, जो कि यूरोप और एशिया का नेटिव है। इसको अराली के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कनावीरम नाम से केरल में जाना जाता है। हीट, ड्रॉट, विंड, एयर पॉल्यूशन, सॉल्ट और पुअर सॉइल टॉलरेंट है, यानी कि सारी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। कुछ पार्ट्स होते हैं जो इस प्लांट के बहुत हाईली टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पाए जाते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। ये केमिकल होता है, इसके अंदर नेरोसाइड और ओलेंड्रोसाइड टाइप के एलिमेंट्स भी पाए जाते। सबसे लास्ट में बात करेंगे कंबोडिया की, इसकी कैपिटल है प्नोम पेन, ठीक है। कंबोडिया ने ऑफिशियली फिशरीज सब्सिडीज का जो एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है।
ये आपका लोकेटेड है इंडो चाइनीज मेनलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। लैंड बॉर्डर की बात करें तो इसके वेस्ट में आ जाता है थाईलैंड, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है। इसके नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ साइड में आपका आ जाता है लाओस, और वियतनाम जो है वो इसकी साउथ ईस्ट में आ जाता है। मैरीटाइम बाउंड्री की बात की जाए तो भाई यहाँ पर गल्फ ऑफ जो थाईलैंड है वो लाई करता है, ठीक है, साउथ वेस्ट में। मेजर माउंटेन रेंज में आ जाती है टांग रैक, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट है इनका माउंट एओरल। मेजर रिवर में आपकी मिकोंग रिवर आ जाता है। मिकोंग रिवर डेल्टा का तो नाम आपने सुना होगा, लॉन्गेस्ट है साउथ ईस्ट एशिया में। और लेक की बात करें तो यहाँ पर लेक आता है टोनले सैप, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भाई 1 अक्टूबर, सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो भाई 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम अपने 100 डेज का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बसंतर 1 इसका नाम है, बैटल ऑफ बसंतर के नाम पर। CDS 1 2025 के लिए बैच है। अगर आपने CDS 1 2 2024 क्लियर नहीं किया है, या फिर आप एक फ्रेशर है, बिगिनर है, इवन अगर आप वर्किंग पर्सनल है, तो उन सब के लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, सबके लिए बढ़िया भाई ये कोर्स। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, 100 डेज का कोर्स रहेगा, ऑनलाइन कोर्स है CDS 1 2025 के लिए। 1 अक्टूबर से लेके इसका जो फेज 1 है वो December 31 तक चलेगा, ठीक है। मीडियम ऑफ डिलीवरी इंग्लिश रहेगी, जैसे मैं अभी वीडियो से एक्सप्लेन करता हूँ। स्टडी मटेरियल इंग्लिश में रहता है, एक्सप्लेनेशन मोस्टली हिंदी में रहता है, लेकिन कोर्स कंटेंट इंग्लिश में रहे, ठीक है। लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों आपको मिलेंगे। हर क्लास रिकॉर्ड की जाएगी, शेयर की जाएगी स्टूडेंट के साथ। टर्म्स और कंडीशन ये रहेंगी कि आपको अटेंडेंस रेगुलर जो है वो देना पड़ेगा, या फिर आपको प्रॉपरली मेरे साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप अटेंडेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं दे पा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपके बेनिफिट इस कोर्स का ये रहेगा कि जनवरी से लेके मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आप इस पूरे कोर्स को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और मार्च के लास्ट वीक में जब आपको बैच 2 के साथ में री इंटीग्रेट किया जाएगा रिवीजन के लिए, क्यूएस सॉल्विंग के लिए, तब तक आप उनसे काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, ठीक है। PDF नोट्स आपको हर टॉपिक के लिए मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए। UPSC लेवल के जो क्वेश्चन है उनके हम क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन बेस्ड असाइनमेंट एंड क्विजेस जो है वो भी कंडक्ट की जाएंगी इस बार। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, आप कभी भी टीचर को रोक के लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। इवन आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पर भी कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने पे हमारी कोई मनाही नहीं होती। GK क्लासेस मंडे टू सैटरडे 6 बार होंगी हफ्ते में, 7:30 बजे से शाम को। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, वही पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मंथली करंट अफेयर, ये सब में शामिल रहता है, ठीक है। हम कोई भी सब्जेक्ट छोड़ते नहीं। इंग्लिश क्लासेस आपकी मंडे टू वेडनेसडे चलेंगी 3 टाइम्स अ वीक। इनका अभी का जो टाइम है, टेनेबल जो टाइम है, वही आपका टेनेटिव टाइम है, वो 3 बजे का है। ये चेंज भी हो सकता है बच्चों से डिस्कशन के बाद में, लेकिन अभी का टाइम यही है। काफी हम लोग लाइव प्रैक्टिस करते हैं, सारे बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स कवर करते हैं, वोकैब के टॉपिक्स कवर करते हैं, रीडिंग बेसिक टॉपिक जो है सब कुछ हम कवर करते हैं बेसिक्स। कौन पढ़ाएगा GK एंड इंग्लिश? मैं अरुण सिंह तोमर, फाउंडर ऑफ डिफेंस स्टार, MBA फ्रॉम बिट्स पिलानी। CDS और FCAT श्योर 5 बार निकाला है, 11 बार SSPs दिए हैं, 4 बार कॉन्फ्रेंस आउट और 7 बार स्क्रीन आउट हूँ। CDS NDA CAPF के लिए 2019 से पढ़ा रहा हूँ, CDS के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेंटरशिप पहले दी थी, पिछले 1-2 साल से पढ़ाना भी स्टार्ट किया है। NDA के भी कुछ बैचेस लिए हैं, इनको फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। और CAPF का जो है वो 2024 से ही स्टार्ट किया है। मैथमेटिक्स की क्लासेस मंडे टू सैटरडे 6 बार होंगी हफ्ते में, शाम को 5 बजे से। आपकी हर टॉपिक भाई हम बेसिक से एडवांस तक पिक करेंगे, एक्सटेंसिव लाइव प्रैक्टिस भी आपकी होती है। मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे CDS और AFA को 5 बार क्लियर करने वाले, और FCAT को भी 5 या 6 बार क्लियर करने वाले आर्यन मंजू भदौरिया। CDS AFA हर किसी के और बस में नहीं होता भाई क्लियर करना, है ना। हर कोई भाई इतनी आसानी से CDS को क्लियर, AFA के लिए तो भाई कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं होता। तो आप क्रेडेंशियल्स देख लीजिए हमारे, बाकी तो भाई सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हमने डाली रखी है, यूट्यूब पे भी डाल रखी है। 3 तरीके से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। OTA के लिए जिसमें सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज होगी, फीस इज 3500। OTA IMA ASA INA यानी कि सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए 5000, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड GK। और सिर्फ मैथमेटिक्स को CDS के लिए आप 1500 वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में एनरोल करने के लिए 8839961158 व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स को शेयर कीजिए। पूरा नाम बताइए, करंट सिटी बताइए, कॉलेज ईयर या करंट जॉब के बारे में बताइए,
और इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं, आप उसके बारे में भी हमें बताइए, एंड देन यू कैन इनरोल इन दिस बैच। बस इतना ही कहना था यार। मेक एन एजुकेटेड डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। मैं इस बारे में ज्यादा बहुत कुछ अपनी तारीफें वगैरह नहीं करूंगा, लेकिन हमारा कोर्स कंटेंट बहुत सॉलिड है। हमने जो भी कंटेंट आपका इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे डाला हुआ है कि भाई हमारे एग्जाम में से इतना आया है, वो वाकई में आया है ना। वो सब आप एक बार आप चेक कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। दिस इज द राइट टाइम किसी भी सीरियस कोर्स में इनरोल करने के लिए। एंड बस इतना ही कहना था। जय हिंद टू यू ऑल।